हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सर हसन और आज की इस वीडियो में हम लोग ओ लेवल पाकिस्तान स्टडीज़ में जोग्राफ़ी करेंगे। और जोग्राफ़ी के अंदर आज हम लोग पास्ट पेपर कर रहे हैं। पास्ट पेपर कौन से चैप्टर के कर रहे हैं? पावर रिसोर्सेज के कर रहे हैं। पावर रिसोर्सेज का अभी जो पिछली लास्ट जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उसके अंदर मैंने आप लोगों को पूरा पावर रिसोर्सेज का चैप्टर जो है वो कंप्लीट करवा दिया है इन डिटेल। तकरीबन हर टॉपिक जो है आपको मैंने उसके अंदर कंप्लीट करवा दिया है। तो जो बच्चा डायरेक्टली इस वीडियो के ऊपर आ रहा है पास्ट पेपर की, तो उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहले जाके मेरी चैप्टर वाली वीडियोस देख ले, देन उसके बाद इसके ऊपर आए पास्ट पेपर वाली वीडियो के ऊपर, ताकि उसके लिए चीज़ों को समझने में आसानी हो। और जिन बच्चों ने मेरी चैप्टर वाली वीडियोस देख ली हैं उनके लिए एक खुशखबरी है कि हम लोगों ने बेटा तकरीबन तकरीबन सारे जो है पावर रिसोर्सेज के जितने भी टॉपिक्स हैं ना वो पहले से ही कवर कर लिए हैं। तो पास्ट पेपर के अंदर जब हम अभी पास्ट पेपर को सॉल्व करेंगे ना, तो हमें शायद ही कोई ऐसा टॉपिक मिले जो हम लोगों ने पहले कवर नहीं किया हुआ हो। तो अच्छा, पास्ट पेपर हम लोग कब से कब तक के कर रहे हैं बेटा? पास्ट पेपर हम लोग पूरे जो है लास्ट 5 ईयर्स के कर रहे हैं। मई जून 2019 से लेके मई जून 2023 तक। अभी लेटेस्ट जो आपके 2023 में पेपर हुए हैं, लेटेस्ट जो सेशन हुआ है मई जून का, जब तक के हम लोग जो है पास्ट पेपर को कवर करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सही है, 2023 से शुरू कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोग देख लें, मई जून 2023 में आया है। देन ऑनवर्ड्स हम पीछे जाते रहेंगे। ठीक हो गया बेटा? तो सबसे पहला हमारा सवाल क्या है भाई? एग्जामिनर हमसे बोल रहा है, एक मार्क का सवाल है, व्हाट इज हाइडल पावर, टिक वन बॉक्स ब्लो। ठीक है, हाइडल पावर क्या है? एक बॉक्स को टिक करो। हाइडल पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम। हाइडल पावर जो है वो एनर्जी है, उसको जनरेट किया जाता है, कैसे बताओ? ऑप्शन दिए में उसने, फास्ट फ्लोइंग वाटर, सन की रेस से, टाइड्स एंड वेव से, या फिर विंड से। ठीक है, पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ आप लोगों को कि डैम के अंदर किस तरीके से एनर्जी बनती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, फास्ट फ्लोइंग वाटर से बनती है ना, तो हमने टिक कर दिया फास्ट फ्लोइंग वाटर। देन उसके बाद अगला सवाल है 4 मार्क्स का। क्या कह रहा है एग्जामिनर? एग्जामिनर कह रहा है, पावर स्टेशन कैन बी फाउंड इन माउंटेनियस एरियाज ऑफ पाकिस्तान, डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम हाइडल पावर। ये भी करवा चुका हूँ आपको। बोल रहा है भाई हाइडल पावर से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उसको बताते हैं भाई किस तरीके से की जाती है। देखो भाई, यहाँ पे भी समझा देता हूँ वापस से सारी चीज़ें। क्या होता है भाई? दी वाटर फ्लोज फ्रॉम दी टरबाइन। सबसे पहले वाटर क्या होता है? टरबाइन से फ्लो होता हुआ जाता है। फिर क्या होता है? दी टरबाइंस रोटेट। फिर टरबाइन जो है वो रोटेट होना शुरू हो जाते हैं। जनरेटर्स आर ऑल्सो अटैच। जनरेटर भी साथ ही में लगे हुए होते हैं। ठीक हो गया बेटा? जनरेटर्स कन्वर्ट द रोटेशनल एनर्जी ऑफ टरबाइन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर का क्या काम है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना। तो जनरेटर वही करता है, आपकी रोटेशनल एनर्जी जो होती है टरबाइन की, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बना देता है। देन क्या होता है भाई? द इलेक्ट्रिसिटी इज देन सेंड थ्रू दी फाइलेंस टू दी कमर्शियल एंड टू दी रेजिडेंशियल एरियाज। फाइलेंस के ज़रिए, ट्रांसमिशन लाइंस के ज़रिए, कह लो तारों के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी को रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज़ के अंदर भेज दिया जाता है। देन उसके बाद आ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है, पावर रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। पावर रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाइटल हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। मतलब पाकिस्तान की इकॉनमी को डेवलप करने के लिए पावर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक हो गया? To what extent can hydropower be relied upon for the future economic development of Pakistan? Give reasons to support your judgment and refer to examples you have studied. You should consider different points of view in your answer. Examiner कह रहा है किस हद तक ये पॉसिबल है कि हम लोग हाइडल पावर के ऊपर शिफ्ट हो जाएं अपनी फ्यूचर इकोनॉमी को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, किस हद तक पॉसिबल है। और कह रहा है भाई डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू आपको अपने आंसर के अंदर देने हैं। अपने आंसर के अंदर आपको डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू देने हैं। ठीक है, तो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू के अंदर हमें सिर्फ फ़ायदे नहीं बताने, हमें मतलब दोनों साइड के ऊपर रह के बात करनी होगी। सबसे पहले हम इसको बताएंगे कि भाई हम लोग हाइडल पावर के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट के अंदर हम उसको पॉइंट्स देंगे। देन उसके बाद हम उसको बताएंगे कि भाई हम लोग हाइडल पावर के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते और उसकी ये वजूहत है, मतलब सपोर्टिंग पॉइंट देंगे। ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन जब भी आए और वो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ के अंदर आपसे मांगता है, तो आपने क्वेश्चन को दोनों
तरीके से लेके चलना होता है। तो सबसे पहले इसको बताते हैं भाई कि हाइडल पावर के ऊपर हम लोग रिलाई कर सकते हैं, बिकॉज हाइडल पावर इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इज सस्टेनेबल। हाइडल पावर क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और सस्टेनेबल है। क्या मतलब सर, थोड़ा बता दें। देखो बेटा, हाइडल पावर जो है, डैम जो है वो चलते हैं पानी से। पानी क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। पानी क्यों है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? देखो, रहती दुनिया तक जब तक क़यामत नहीं आ जाती पानी मौजूद रहेगा। डैम किससे चलता है? पानी से चलता है। डैम किससे चलता है? पानी से चलता है। तो जब तक पानी है हम लोग डैम से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। Pakistan has many mountainous regions with high rainfall and glaciers, due to which we have adequate supply of water. देखो भाई, अभी डिस्कस किया डैम किससे चलता है? पानी से। ठीक है, पाकिस्तान के पास हाई रेनफॉल है, ठीक है, ग्लेशियर्स हैं जो कि मेल्ट होते हैं, और माउंटेनियस रीजन है। ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं डैम को बनाने के लिए। ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। मतलब क्या है? मतलब कहने का ये है कि हमारे पास सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। ठीक हो गया, लिख दिया हमने। देन वंस हाइडल पावर स्टेशन आर सेटअप, मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ लो। देखो भाई, हाइडल पावर के ऊपर एक दफ़ा सिर्फ पैसे खर्च करने होते हैं। एक दफ़ा पैसे अगर खर्च कर दिए तो उसकी क्या होती है? मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है, ना कि बराबर होती है। ये क्या है भाई? एक प्लस पॉइंट है। फॉसिल फ्यूल्स कॉस्ट आर लॉट टू इम्पोर्ट। देखो भाई, अभी पाकिस्तान की जो एनर्जी है ना, वो बन रही है कोल से और ऑयल से, और ये दोनों चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट होकर आती हैं। ये दोनों चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट होकर आती हैं। ठीक हो गया। अगर हम हाइडल पावर पाकिस्तान के अंदर लगा लेंगे, डैम्स पाकिस्तान में लगा लेंगे, ठीक है, और डैम से इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू कर देंगे, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान के अंदर पैसे को बचा सकते हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स को बाहर से मंगाना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। ये क्या है भाई? प्लस पॉइंट है। देन भाई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी बताएंगे इसको हम, क्या हाइडल पावर कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, बिकॉज इफ समटाइम द रेनफॉल आर लो एंड द वाटर लेवल इन रिवर्स आर लो, लेस एनर्जी विल बी जनरेटेड एंड द डिमांड विल नॉट बी फुलफिल। अभी डिस्कस किया डैम किस पे चलता है? पानी पे। तो किसी साल अगर रेनफॉल कम हुई, ठीक है, और ग्लेशियर कम मेल्ट हुए, ये पॉइंट नहीं लिखा, ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। अगर किसी साल रेनफॉल कम हुई तो क्या होगा भाई? वाटर लेवल जो होगा रिवर्स के अंदर वो कम होगा। वाटर लेवल रिवर्स के अंदर कम होगा। जब वाटर लेवल रिवर्स के अंदर कम होगा तो डैम को कम पानी मिलेगा। जब डैम को कम पानी मिलेगा तो डैम क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिसिटी भी कम बनाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा? डिमांड जो है वो उसको हम लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर पावर आर मोर रिलायबल। जबकि आपके फॉसिल फ्यूल्स जो हैं और आपके न्यूक्लियर पावर, मतलब अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं वो ज़्यादा रिलायबल हैं। ठीक है, वो जो है ये सारी चीज़ें, देखो भाई, रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं वो चल रही होती हैं नेचर के ऊपर, नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है ना, किसी साल बारिश कम हुई, ग्लेशियर कम मेल्ट हुए, ठीक है, और बाकी अगर सोलर के ऊपर आ जाओ तो धूप कम निकली, या विंड के ऊपर आ जाओ तो हवा कम चली उस साल। तो ये चीज़ें जो हैं वो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। जबकि फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं ना, वो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, मतलब नेचर के ऊपर वो डिपेंड नहीं करते। तो मतलब कहने का यह है, जब चाहो जितना चाहो उनको मंगाओ और उनसे इलेक्ट्रिसिटी बना लो। तो ये क्या है भाई? रिलायबल है, मतलब इनके ऊपर ज़्यादा भरोसा कर सकते हो। और डैम के ऊपर क्या नहीं कर सकते आप? भरोसा नहीं कर सकते। रिलाय इनके ऊपर आप लोग ज़्यादा नहीं कर सकते। समटाइम्स ट्रांसमिशन लाइन्स हैव टू कवर अ लॉट ऑफ डिस्टेंस। ये पॉइंट समझें बेटा। देखें, डैम्स जो होते हैं ना वो रेजिडेंशियल एरिया से और कमर्शियल एरिया से बहुत ज़्यादा दूर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है भाई? हमें इलेक्ट्रिसिटी तो उन्हीं एरियाज़ में चाहिए होती है ना, किसमें? कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरियाज़ में। तो भाई तारों के ज़रिए, फाइलेंस के ज़रिए, ट्रांसमिशन लाइंस के ज़रिए डैम से उन एरियाज़ तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाया जाता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह, मतलब जब आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है ना, जब तारों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है ना, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है। जब आपका ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर, तारों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करती है तो क्या होता है भाई? आपकी इलेक्ट्रिसिटी बीच में बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो जाती है। एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी जब जाती है और डिस्टेंस कम होता है ना, जब भी इलेक्ट्रिसिटी लॉस्ट होती है उसके अंदर, ठीक है, बिजली उसके अंदर भी लॉस्ट होती है, लेकिन उसकी अमाउंट, उसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 800 किलोमीटर का भी कभी कभार डिस्टेंस अगर होता है, तो इसके अंदर क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाती है। तो ये एक पॉइंट है दिमाग के अंदर रखने वाला। एग्जामिनर पूछे तो आप लोग लिख सकते हैं। टाइम्स हाइडल पावर आर वेरी एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट। डैम्स और हाइडल पावर को कंस्ट्रक्ट करना ना बेटा बहुत बहुत ज़्यादा क्या होता है? महंगा होता है। अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ये क्या है भाई? नेगेटिव पॉइंट है।
ठीक है, यहाँ जाके हम लोगों ने पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन कवर कर लिया है। देन उसके बाद भाई ये हमारा मई जून 2023 ख़त्म हो गया। मई जून 2023 में पावर रिसोर्सेज के यही क्वेश्चन आए थे। देन हमारे पास अगला साल है भाई मई जून 2022, मई जून 2022 है, ठीक है। मई जून 2022 के अंदर एग्जामिनर क्या कहता है भाई, पहला क्वेश्चन है 3A का 1 पार्ट, स्टडी फिगर 3.1 आ डायग्राम शोइंग 3 मेथड्स ऑफ कोल एक्सट्रैक्शन, नेम द 3 मेथड्स ऑफ कोल एक्सट्रैक्शन शोन इन फिगर 3.1 इन दी स्पेसेस प्रोवाइडेड। बोल रहा है भाई 3 मेथड्स के कोल, यहाँ पे कोल जो है वो 3 मेथड के ज़रिए निकाला जा रहा है ज़मीन के नीचे से। तो आपने जो है वो स्पेसेस दी हुई हैं और बताओ, बोल रहा है बताओ कौन सा मेथड कहाँ पे जो है वो यूज़ हो रहा है। ठीक हो गया बेटा। ये बहुत अच्छे से आप लोगों को मैं मिनरल रिसोर्सेज की चैप्टर के अंदर समझा चुका हूँ कि कौन सी माइनिंग के टाइप ऑफ माइनिंग क्या होती है, ठीक है। मतलब टाइप्स ऑफ माइनिंग का टॉपिक हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो भाई सबसे पहले क्या होता है भाई, सरफेस के ऊपर जब माइनिंग की जाती है ना, टनल वगैरह नहीं बनाया जाता। जब सरफेस के ऊपर ही आपकी सीम लोकेटेड होती है, सरफेस के साथ ही, ज़मीन के सरफेस के साथ ही जब सीम लोकेटेड होती है, तो जब उस वहाँ पे हम कौन सी माइनिंग करते हैं, वहाँ पे हम लोग करते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। लिख दिया भाई, यहाँ पे हो रही है ओपन कास्ट माइनिंग। देन उसके बाद भाई फुट हिल, ये रहा आपकी फुट हिल, ये क्या है, ये फुट हिल है, ठीक है। फुट हिल के ऊपर जब हम लोग माइनिंग करते हैं, माइनिंग किस तरीके से करते हैं, हॉरिजॉन्टली करते हैं। किस तरीके से करते हैं, हॉरिजॉन्टली करते हैं। तो उस किस्म की माइनिंग को हम लोग कहते हैं एडिट माइनिंग। लिख दिया भाई, एडिट माइनिंग। देन उसके बाद जब आपकी सीम बहुत ज़्यादा गहराई में लोकेटेड होती है, सीम बहुत ज़्यादा गहराई में लोकेटेड होती है और हम लोग वर्टिकली डिगिंग करके टनल बना के जब नीचे जाते हैं, तो उस किस्म की माइनिंग को हम लोग कहते हैं शाफ्ट माइनिंग हो रही है, ठीक है। तो लिख दिया भाई यहाँ पे शाफ्ट माइनिंग हो रही है। देन क्या कह रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर कह रहा है स्टडी फिगर 3.2 इंसर्ट अ फोटोग्राफ ऑफ अ माइन इन पाकिस्तान यूजिंग फिगर 3.2 ओनली, आइडेंटिफाई 2 फीचर्स ऑफ द माइन शो। ठीक है, फिगर 3.2 जो है आपका इंसर्ट है, ये रहा इंसर्ट। बोला इंसर्ट को देखो और क्या करो, इंसर्ट को देख के आप जो है बस 2 फीचर्स बता दो। ये तस्वीर उसने दी हुई है इंसर्ट एक माइन की, पाकिस्तान के अंदर माइन की ये पिक्चर है, देख लें, ठीक है बेटा। इस पिक्चर को देख के बोल रहा है कि दो जो है वो सिर्फ आप फीचर्स बता दो। फीचर्स का मतलब होता है जो भी चीज़ तस्वीर के अंदर दिख रही है सिर्फ वो आपने लिखनी है, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या क्या दिख रहा है भाई, इसके अंदर सबसे पहले तो हमें टनल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, टनल दिख रहा है। तो हमने लिख दिया कि भाई यहाँ पे टनल मौजूद है। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे देखें फ्लैट ग्राउंड दिख रहा है, फ्लोर वगैरह दिख रहा है ना। तो सीधा सीधा लिख दिया भाई फ्लैट ग्राउंड फ्लोर। देन उसके बाद देखें ट्रॉलीज दिख रही हैं, कार्ड्स दिख रही हैं ना। तो हमने क्या किया भाई, सीधा सीधा उठा के लिख दिया कार्ट्स एंड ट्रॉलीज। फिर उसके बाद एग्जामिनर कह रहा है सजेस्ट हाउ कोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टाइप ऑफ माइन शोन इन फिगर 3.2। ठीक है, बोल रहा है ये फिगर 3.2 जो है, ये जो है इसके अंदर सजेस्ट करो किस तरीके से जो है वो कोल को एक्सट्रैक्ट किया होगा। मतलब कह रहा है किस किस्म की माइनिंग यहाँ पे हुई भी होगी। अभी मैंने आप लोगों को बताया, देखो भाई माइनिंग यहाँ पे सिर्फ 2 किस्म की मतलब होने के चांसेस हैं। क्या क्या, एडिट माइनिंग या तो शाफ्ट माइनिंग, ठीक है। क्यों ओपन कास्ट माइनिंग क्यों नहीं, देखो यहाँ पे बनी हुई है टनल, यहाँ पे क्या बनी हुई है टनल, ठीक है। ओपन कास्ट माइनिंग के अंदर कभी भी टनल नहीं बनाया जाता, ठीक है। ज़मीन के ऊपर ही सीम लोकेटेड होती है, खुदाई शुरू करते हैं, मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो टनल बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे टनल बनी हुई है, तो यहाँ पे ओपन कास्ट माइनिंग तो नहीं हो सकती। बच गई क्या, एडिट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। तो हम लिख देंगे भाई, ठीक है। वो पूछ रहा है, बोला है सजेस्ट करो, तो हमने सबसे पहले इसको सजेस्ट किया इन दिस फिगर कोल सीम इज लोकेटेड near the foothill, so in order to extract these mineral adit mining is done horizontally। हमने इसको सजेस्ट किया कि ये जो है वो आपकी हो सकता है कि कोल सीम जो है वो फुटिल के पास लोकेटेड हो, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों ने एडिट माइनिंग की हुई हो यहाँ पे, ठीक है। और वो किस तरीके से की हुई होगी, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। फिर उसके बाद 2 मार्क्स का है, तो आपसे वो दूसरा मेथड भी पूछ रहा है, मतलब आपको शाफ्ट माइनिंग के बारे में भी बताना होगा, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, उसको शाफ्ट माइनिंग के बारे में बताओ कि भाई यहाँ पे शाफ्ट माइनिंग भी क्या पता हुई हो, ठीक है। एडिट माइनिंग नहीं हुई हो, क्या पता यहाँ पे शाफ्ट माइनिंग हुई हो, ठीक है। क्योंकि टनल बना हुआ है, हमें पता नहीं है, तो हमें उसको सजेशन देना है, ठीक है। तो मे बी करके लिखना है, ठीक है। एंड मे बी, मैं मे बी लिखना जो है वो भूल गया, ठीक है। मे बी करके लिखना है। एंड मे बी इन दिस फिगर द कोल सीम is located very deep down, so in order to extract these minerals shaft mining is done and it is done vertically। ठीक है, क्या बात, या तो यहाँ पे क्या हो भाई, आपकी जो माइन है वो बहुत ज़्यादा डीप डाउन, माइन कह रहा हूँ सॉरी,
सीम जो है वो बहुत ज़्यादा डीप डाउन लोकेटेड हो, तो उसको उसके अंदर से जो है वो कोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों ने शाफ्ट माइनिंग की हो, ठीक है, टनल बनाया हो, और हम लोगों ने वो माइनिंग किस तरीके से होती है, वो माइनिंग होती है वर्टिकली। लिख दिया भाई, 2 मार्क्स हमें मिल गए। देन अगला सवाल में एग्जामिनर कह रहा है डिफाइन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, आप यहाँ पे गौर करें, वो रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का बस ये टर्म है, इसको बता दो। ठीक है, अपना चैप्टर वाली वीडियोस के अंदर अच्छे से समझा चुका हूँ मैं कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है। ठीक है, इसको बताते हैं भाई रिन्यूएबल क्या होता है। रिन्यूएबल कैन बी यूज अगेन एंड अगेन एंड विल नॉट रन आउट। रिन्यूएबल हम उस चीज़ को कहते हैं जिस चीज़ को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। रिन्यूएबल हम उस चीज़ को कहते हैं जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, रहती दुनिया तक मौजूद रहेगी। नॉन रिन्यूएबल किसे कहते हैं, कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन एंड दे आर फाइनाइट। नॉन रिन्यूएबल हम उस चीज़ को कहते हैं जो जिस चीज़ को हम वापस से इस्तेमाल नहीं कर सकते, एंड दे आर फाइनाइट, एंड दे आर क्या है, फाइनाइट, मतलब एक दो टाइम आएगा दुनिया में जब ये चीज़ें नॉन रिन्यूएबल जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। देन अगले क्वेश्चन में बोला है कंप्लीट द टेबल टू क्लासीफाई बाय टाइप रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल द एनर्जी रिसोर्सेज लिस्टेड बिलो। बोला रिन्यूएबल कौन सी है, नॉन रिन्यूएबल कौन सी है, आपको ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, बता दो। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, बहुत ही बच्चों वाला सवाल है भाई। रिन्यूएबल के अंदर हाइडल आता है, सोलर आता है, विंड आता है ऑप्शंस के अंदर से। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल में कोल आता है, कोयला गैस आता है, ठीक है, और ऑयल आता है, लिख दिया। देन उसके बाद अगले क्वेश्चन में हमसे वो बोल रहा है स्टडी फिगर 3.3 अ पाई चार्ट शोइंग द परसेंटेज शेयर बाय वैल्यू ऑफ पाकिस्तान एनर्जी सोर्सेज। बोल रहा है कंप्लीट फिगर 3.3 यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन दी की। ठीक है, इसमें एग्जामिनर क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, बोल रहा है भाई कि पाई चार्ट के अंदर जो है वो वैल्यू शो हुई हुई है कि पाकिस्तान की एनर्जी सोर्सेज, मतलब पाकिस्तान के अंदर से जो पाकिस्तान की जो एनर्जी है, पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो बेसिकली कहाँ से आती है। पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से आती है, वो बोल रहा है ये बताओ आप। ठीक है, सॉरी ये बताओ नहीं, उसने फिगर के अंदर दी हुई है, उसने बताया हुआ है कि भाई फॉसिल फ्यूल से पाकिस्तान के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी 64% आती है, या एनर्जी कह लो, हाइडल पावर से इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है हाइडल पावर से इलेक्ट्रिसिटी 27% आती है, और न्यूक्लियर पावर और अदर रिन्यूएबल से हमारे पास 9% इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान की आती है। फिगर को कंप्लीट करने का बोला हुआ है। ठीक है, तो फिगर आप लोगों के लिए मैंने पहले ही कंप्लीट कर दी, अब बता देता हूँ किस तरीके से कंप्लीट की जाती है। देखो भाई, फिगर के अंदर उसने ये जो रेड कलर से बनाई है मैंने बनाया। ठीक है, फिगर उसने खाली दी हुई थी। ठीक है, सिर्फ आपका जो है ये वाला पोर्शन उसने जो है वो बना के दिया था। तो कैसे बनाते हैं भाई, सबसे पहले देखो फॉसिल फ्यूल जो है वो 64% है। फॉसिल फ्यूल्स कितने परसेंट है, 64% है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे 64 के ऊपर। 64 के ऊपर लाइन कैसे बनाएंगे, देखो 60 से 70 के बीच में होगा 65, 60 से 75 के, सॉरी 60 से 70 के बिल्कुल बीच के अंदर होगा 65। 65 से अंदाजे से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे जाएंगे और क्या करेंगे, एक डॉट लगा देंगे। डॉट लगाने के बाद सीधा लाइन बना देंगे, सीधी एक लाइन बना देंगे, और यहाँ से पाई चार्ट को इस वाले एरिया से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गई। हमें पता लग गया कि भाई ये एरिया जो है वो किसका है, फॉसिल फ्यूल्स का है। ठीक है, ये एरिया किसका है, हाइडल पावर का है, और ये एरिया न्यूक्लियर पावर और अदर रिन्यूएबल का है। देन एक मार्क मिल गया आपको इस चीज़ का। मार्किंग स्कीम खोल के देखेंगे तो ये बात पता लगेगी कि लाइन बनाने का, फिगर को कंप्लीट करने का सिर्फ 1 मार्क है। ठीक है, देन अगला मार्क, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये देख लें आप लोग। ठीक है, सॉरी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन अगला मार्क जो है, अगले 2 मार्क्स जो है वो आपको किस चीज़ के मिलेंगे, अगले 2 मार्क मिलेंगे आपको की को कंप्लीट करने के। फॉसिल फ्यूल्स को उसने शो किया हुआ है डॉट से। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स का ये पूरा एरिया है, 64% एरिया किसका है, फॉसिल फ्यूल्स का। तो आपने डॉट 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 लगा के फॉसिल फ्यूल्स को शो कर दिया। ठीक है, फिर हाइडल पावर किससे शो की हुई है, हाइडल पावर शो की हुई है लाइन से। ठीक है, तो हाइडल पावर के सेक्शन में आप लोगों ने क्या करनी है, लाइंस बना देनी है। ठीक है, तो ये आपको मिल गए 2 मार्क्स। ठीक है, की को भी आप लोगों ने याद रखना है कि ज़रूर कंप्लीट करके आना है अगर इस किस्म का क्वेश्चन आपके पास एग्ज़ाम के अंदर आए तो पूरे आपको 3 नंबर यहाँ पे मिल गए।
देन आ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है भाई, स्टेट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग सोलर पावर, यू शुड डेवलप योर आंसर। बोल रहा है एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बताओ सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, ठीक है। और बोल रहा है कि भाई यू शुड डेवलप योर आंसर। सर इसका थोड़ा सा मतलब बताते हैं, डेवलप योर आंसर का मतलब क्या होता है। देखो डेवलप योर आंसर का मतलब होता है कि आपको पॉइंट के अंदर चीज़ नहीं लिखनी कि जैसे मैं बोलूँ कि भाई सोलर पावर इज़ रिन्यूएबल, ठीक है, यहाँ तक बात नहीं हमने सिर्फ लिखनी है, हमने उसको एक्सप्लेन भी करना है कि वो रिन्यूएबल क्यों है, समझ रहे हैं, रिन्यूएबल क्यों है, इस चीज़ को भी आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। मतलब जो पॉइंट्स हैं उनको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके आप लोगों ने लिखना है। तो इस चीज़ का मतलब होता है कि डेवलप योर आंसर। डेवलप नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ पॉइंट्स के अंदर छोटी सी बात लिख देंगे, ठीक है, की पॉइंट्स को कवर करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे। 4 मार्क्स आपको पूरे सिर्फ जब ही मिलेंगे जब आप डेवलप करेंगे आंसर को। किस तरीके से डेवलप करते हैं बताता हूँ। सबसे पहले एडवांटेज आ जाते हैं सोलर का। एडवांटेज क्या है, सोलर इज रिन्यूएबल सोर्स। सोलर क्या है भाई, रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक है। मतलब क्या है, विल नॉट रन आउट इफ यूज अगेन एंड अगेन। ये क्या होगा, रन आउट नहीं होगा अगर इसको हम लोग बार बार यूज करेंगे। अगर इसको हम बार बार यूज करेंगे तो ये क्या नहीं होगा, रन आउट नहीं होगा, ठीक है। ये रिन्यूएबल का क्या है, फायदा है। तो ये हो गया मेरा आपका सोलर इज रिन्यूएबल सोर्स, ये हो गया आपका पॉइंट। देन उसके बाद डेवलपमेंट के अंदर ये आ गया कि विल नॉट रन आउट इफ यूज अगेन एंड अगेन। अच्छा अजान हो रही है, अजान के बाद जो है मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा बेटा, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉप अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट क्या है भाई, सोलर इज़ इको फ्रेंडली एंड डज नॉट क्रिएट एयर पोल्यूशन बिकॉज इट डज नॉट बर्न एनीथिंग। देखो भाई सोलर क्या है, इको फ्रेंडली है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देंगे, डज नॉट क्रिएट एयर पोल्यूशन बिकॉज इट डज नॉट बर्न एनीथिंग, ठीक है। इको फ्रेंडली इस वजह से क्योंकि इसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो ये किसी चीज़ को जलाता नहीं है, बर्न नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं होती, ठीक है। इस वजह से ये है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं भाई, द इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल्स आर वेरी हाई, डिफ़िकल्ट टू अफोर्ड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो होती है सोलर पावर की वो क्या है भाई, बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से इनको शुरू के अंदर जब हम लगवाते हैं तो मतलब इनकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है उनको उसको अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इट विल प्रोड्यूस लेस इलेक्ट्रिसिटी कंपेरेटिवली बिकॉज सोलर सिस्टम डज नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एट नाइट। एक डिसएडवांटेज इसका ये है, इसको अगर बाकी रिन्यूएबल सोर्सेज से कंपेयर करोगे तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये रात को इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाता। सोलर क्या नहीं बनाता, रात को इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाता, जिसकी वजह से क्या हो जाता है भाई, ये इसका एक डिसएडवांटेज काउंट हो जाता है। ठीक हो गया बेटा, 4 मार्क्स इसके अंदर इंशाल्लाह ये लिखेंगे तो पूरे आपको मिल जाएंगे। देन हमारे पास है 6 मार्क्स का क्वेश्चन। 6 मार्क्स के अंदर एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है पाकिस्तान प्लान्स टू जनरेट 60% ऑफ इट्स पावर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, येट coal fired power stations are being rapidly developed. In 2016 there were one coal fired power stations and by 2019 there were 9 providing 15% of Pakistan electricity supply। ठीक हो गया। तो एग्जामिनर कह ये रहा है कि पाकिस्तान ने जो है ना वो प्लान किया था कि 2030 तक हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 60% रिन्यूएबल से आएगी। पाकिस्तान ने प्लान किया था कि 2030 तक हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 60% रिन्यूएबल से आएगी, ठीक है। येट उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर कोल फायर्ड जो थर्मल पावर स्टेशन है वो धड़ाधड़ बन रहे हैं। कोल पावर स्टेशन जो है वो धड़ाधड़ बन रहे हैं, ठीक है। बोल रहे 2016 के अंदर एक कोल फायर्ड थर्मल पावर स्टेशन था और 2019 में 9 थे, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, उसकी वजह से अब जो है पाकिस्तान में 15% जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आ रही है वो कोल से आ रही है, ठीक है। पूछ क्या रहा है भाई, पूछ ये रहा है टू व्हाट एक्सटेंट इट इज़ पॉसिबल फॉर पाकिस्तान टू generate more of its power from renewable energy, give reasons to support your judgment and refer to examples you have studied, you should consider different points of view in your answer। बोल रहा है टू व्हाट एक्सटेंट इट इज़ पॉसिबल, किस हद तक ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ले, किससे? रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से। ठीक है, किस हद तक पॉसिबल है? फिर से ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू जो है इसके अंदर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, पहले हम इसकी बता देंगे पॉसिबिलिटीज़, इसको पहले हम बताएंगे पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ के अंदर मतलब आप जो है फेवर के अंदर पॉइंट्स देंगे। देन उसके बाद हम बताएंगे कि भाई पॉसिबल फेवर कि यहाँ पे जो है पॉसिबल नहीं है, ये मसले मसाइल हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी हम इसको पॉइंट्स देंगे। पहले बताएंगे पॉसिबल है, ठीक है, फेवर में पॉइंट्स देंगे। देन इसको हम बताएंगे कि भाई पॉसिबल नहीं है, उसके भी फेवर के अंदर पॉइंट्स देके इसको हम लोग समझाएंगे। ठीक हो गया बेटा? तो सबसे पहले हम इसको बता रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज बिकॉज पाकिस्तान ऑलरेडी हैव पावर स्टेशन सेटअप टू यूज़ कोल ऑयल। देखो भाई, पाकिस्तान में पहले से पावर स्टेशन सेटअप है जो कि कोल से और ऑयल से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। ठीक है, तो रिन्यूएबल के ऊपर जाना अभी कोई अच्छा आइडिया नहीं है, हमारे पास पहले से एक चीज़ सेटअप हुई भी है। द इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर वेरी हाई। इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो होती है भाई रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज की, वो क्या होती है? बहुत बहुत ज़्यादा हाई होती है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर नॉट 100% रिलायबल। अभी मैंने आपको ऊपर समझाया, बताया कि आपका ये रिन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं ये 100% रिलायबल नहीं होते। ठीक है, इनके ऊपर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। एचईबी पानी से चलता है, सोलर जो है वो धूप से चलता है, और जो विंड पावर है आपका विंड टर्बाइन है वो किससे चलते हैं? हवा से चलते हैं। ठीक है, तो ये नेचर के ऊपर है, तो हम मतलब इनके ऊपर इतना ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो कि हमने लिख दिया। पाकिस्तान हैज़ इन्वेस्टेड हैविली इन डेवलपिंग कोल फायर्ड पावर स्टेशन, दिस वुड बी वेस्टेड। जो एग्जामिनर ने खुद ही स्टेटमेंट दी उसी के ऊपर हम लोग उसको बता रहे हैं कि देखो भाई, पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा पैसा कोल फायर्ड थर्मल पावर स्टेशन के अंदर उनको बनाने में लगा दिया है, तो अभी अगर दूसरी चीज़ हम लोग शुरू करेंगे तो ये जो इतना सारा पैसा लगाया है तो सारा ज़ाया हो जाएगा। ये तो सारा क्या हो जाएगा? ज़ाया हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा? अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी कवर करना है आपने। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल resources because once they are set up running cost is very low। एक दफ़ा इनको सेटअप कर लो तो इनकी रनिंग कॉस्ट क्या होती है? बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, फेवर के अंदर पॉइंट्स लिखने हैं तो हम बताएंगे भाई कि एक दफ़ा अगर इनको लगा लोगे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक दफ़ा दिल पे पत्थर रख के अगर कर लोगे तो इनकी रनिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लो होगी। इनकी रनिंग कॉस्ट क्या होगी? बहुत ज़्यादा लो होगी। पाकिस्तान हैज़ अ लॉट ऑफ सनशाइन विच इज़ परफेक्ट फॉर सोलर पावर। अब इसको हम बता रहे हैं कि भाई हमारे पास देखो सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस है कि हम लोग किसके ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं? रिन्यूएबल के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास पाकिस्तान में धूप बहुत है, ठीक है, सूरज बहुत है, तो हम क्या कर सकते हैं? सोलर पावर के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के पास हिली एरियाज़ भी बहुत ज़्यादा है, मतलब आपके पास विंड बहुत ज़्यादा है। जब विंड बहुत ज़्यादा है मतलब हम लोग विंड एनर्जी के ऊपर कन्वर्ट हो सकते हैं। देन मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर लो। मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की ना के बराबर होती है। किसके बराबर होती है बेटा? ना के बराबर होती है। ये क्या है भाई? इसका एक प्लस पॉइंट है। दे आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। सबसे बड़ा पॉइंट ये है भाई कि ये होते हैं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। आप जो है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जब डिपेंड करते हो तो आप इन्वायरमेंट में बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हो। अगर इनके ऊपर शिफ्ट कर लोगे, ये किसी भी चीज़ को बर्न नहीं करते, कोई भी केमिकल अपने अंदर से रिलीज़ नहीं करते, कोई भी हज़ार्डस जो है वो गैसेज अपने अंदर से रिलीज़ नहीं करते, तो इस वजह से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। हमें इन्वायरमेंट के बारे में जो है वो सोचना चाहिए। ठीक है, और इनके ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए। यहाँ जाके बेटा 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी हम लोगों ने कवर कर लिया। ये मई जून 2022 चल रहा था। देन उसके बाद हम लोग आ गए अक्टूबर नवंबर 2020 में। कब आ गए हम लोग? अक्टूबर नवंबर 2020 में आ गए। ठीक है, अगला सवाल अक्टूबर नवंबर 2020 में आया था। क्या है भाई क्वेश्चन? स्टडी फिगर 3.1 आ डायग्राम शोइंग ऑयल प्रोस्पेक्टिंग एंड ड्रिलिंग। ठीक है, कंप्लीट द लेबल्स ऑन फिगर 3.1 बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो। यहाँ पे देखो भाई क्या हो रही है? ऑयल की ड्रिलिंग चल रही है, ऑयल की प्रोस्पेक्टिंग और ड्रिलिंग चल रही है। ऑयल बेसिकली एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। ये सवाल अच्छे से मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। ठीक है, किसमें? आपने चैप्टर वाली वीडियो के अंदर। ठीक है भाई, इसको बोल रहा है ये नीचे जो है वो आपके वो दिए हुए हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, वर्ड्स जो हैं वो करेक्ट वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको चूज़ करके आपने बताना है कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम सवाल मैं पहले ही करा चुका हूँ चैप्टर वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये सामने पाइप नज़र आ रहा है, हमने लिख दिया भाई क्या है? ये पाइप है। ठीक है, ये क्या दिख रही है? ये रिफाइनरी लग रही है ना, तो हमने लिख दिया भाई सीधा कि ये क्या है? रिफाइनरी है। देन उसके बाद ये चीज़ क्या होती है? ये जो पूरा एक आयरन का स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको हम लोग डायरेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट कहते हैं। ये भी बता चुका हूँ, यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने डायरेक्ट।
देन अगला क्वेश्चन है भाई, स्टडी फिगर 3.2 अ लाइन ग्राफ शोइंग डेली ऑयल कंजप्शन इन पाकिस्तान फ्रॉम 2017 7 to 2017. कंप्लीट फिगर 3.2 बाय प्लॉटिंग डेली ऑयल कंजप्शन इन 2012 यूजिंग द इंफॉर्मेशन बिलो। ठीक है, बोल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर डेली कितनी ऑयल की कंजप्शन होती है 2017 से, सॉरी 2007 से लेके 2017 में पाकिस्तान में, 2007 से लेके 2017 तक पाकिस्तान में डेली ऑयल की कितनी कंजप्शन हुई, ये उसने ग्राफ के अंदर जो है वो शो करा दिया हमें। ठीक है, पूछ क्या रहा है भाई, इसने बीच में से ग्राफ जो है वो खाली छोड़ा था, बीच में से ग्राफ खाली छोड़ा हुआ था, तो बोल रहा था कि ग्राफ को जो है ना वो कंप्लीट करो, और उसने की दी हुई थी कि 2012 के अंदर 410 बैरल जो है वो ऑयल यूज़ हुआ था। तो किस तरीके से कंप्लीट करते हैं ग्राफ को, ये समझाता हूँ मैं आपको। देखो भाई, वो बोल रहा है कि 2012 में 410 बैरल्स इस्तेमाल हुआ था। 2012 कहाँ होगा भाई, 2011 दिया हुआ है और 13 दिया हुआ है। ठीक है, 12 नहीं दिया हुआ। इसके बीच में 5 बॉक्सेस के बाद जो है वो क्या चेंज हो रहा है, आपका एयर चेंज हो रहा है। तो 5 बॉक्सेस के बाद जो है एयर चेंज होगा तो वो होगा 2012। ठीक है, एक लाइन लगा दी और यहाँ पे लिख दिया 2012। देन उसके बाद हमने क्या देखना है, 410 बैरल्स देखना है। 410 बैरल्स क्या है भाई, दूसरी तरफ का ग्राफ देखते हैं हम लोग, वाई एक्सिस वाला। ठीक है, वाई एक्सिस वाले ग्राफ के अंदर जो है आपकी वैल्यू, देखो भाई 400 से लेके 450 तक हम जा रहे हैं, 400 से लेके 450 तक जा रहे हैं, तो बीच में आ रहे हैं 5 बॉक्सेस, बीच में आ रहे हैं कितने बॉक्सेस, 5 बॉक्सेस। मतलब एक बॉक्स की कितनी वैल्यू है, एक बॉक्स की वैल्यू है हमारे पास 10, एक बॉक्स की हमारे पास क्या वैल्यू है, हमारे पास है 10। ठीक है, तो एक बॉक्स ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा 410। ठीक है, तो हमारे पास बैरल्स कितने हैं, हमारे पास बैरल्स भी यहाँ पे 410 ही हैं। तो हम एक बॉक्स ऊपर जाएंगे और बिल्कुल सीधा 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 जाएंगे, कब तक, 2012 तक। ठीक है, 2012 से भी सीधा हम ऊपर आएंगे। ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पे आपकी दोनों लाइंस जाके मीट हो रही होंगी, ठीक है, वहाँ पे हम क्या बना देंगे, या तो डॉट लगा देंगे या तो फिर क्रॉस बना देंगे। ठीक है, या तो डॉट लगा देंगे या तो फिर क्रॉस बना देंगे, जहाँ पे दोनों चीज़ें जाके मिल रही होंगी। बना दिया, देन उसके बाद क्या करना है भाई, देन उसके बाद आपने ग्राफ को कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करोगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाओगे पॉइंट तक। ठीक है, फिर उसके बाद आगे जो है वो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो स्लोली हल्के हल्के आप अपने ग्राफ को राइज करो, लाइन को राइज करोगे, और राइज करते करते ये ग्राफ की लाइन तक मिला दोगे, ये सवाल हो जाएगा कंप्लीट। बहुत ही ईजी, बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। कितना मार्क्स मिल गए हमें, 2 मार्क्स मिल गए। देन उसके बाद अगले सवाल में कह रहा है, हाउ मैनी बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल वर प्रोड्यूस्ड पर डे इन पाकिस्तान इन 2019। 2019 में कितने बैरल जो है वो पर डे इस्तेमाल हुए थे। 2019 तक, ये देखो बेटा ये ग्राफ जो है वो है नहीं, 2019 तक ये ग्राफ है नहीं, तो इस आपका क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देंगे। फिर अगला कह रहा है हमसे, स्टेट टू वेज दैट ऑयल इज ट्रांसपोर्टेड ऑन लैंड इन पाकिस्तान। बोल रहा है ऑन लैंड, लैंड के ऊपर आपके ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वे ऑफ ट्रांसपोर्ट बेसिकली बोल रहा है, करवा चुका हूँ भाई, रोड्स के ज़रिए कर सकते हैं हम, रेलवेज़ के ज़रिए कर सकते हैं, और पाइपलाइंस के ज़रिए कर सकते हैं, लिख दिया। फिर उसके बाद बोल रहा है, डिफाइन द टर्म रिफाइंड। रिफाइंड जो टर्म है इसको डिफाइन करो। बिल्कुल सिंपल है भाई, रिफाइंड का मतलब होता है क्लीनिंग, ठीक है, या फिर रिमूवल ऑफ अनवांटेड एलिमेंट्स। रिमूवल ऑफ अनवांटेड एलिमेंट्स, जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती वो हम रिफाइनिंग के अंदर उन एलिमेंट्स को, उन चीज़ों को निकाल देते हैं। फिर बोल रहा है, स्टडी फिगर 3.3 insert a photograph of an oil refinery in Pakistan using figure 3.3 only, describe the features of the oil refinery shown। ये फिगर 3.3 इंसर्ट पहले दिखाता हूँ आपको, ये फिगर 3.3 इंसर्ट है, इसको देख लें। ये ऑयल रिफाइनरी की एक पिक्चर है। ठीक है, ऑयल रिफाइनरी की पिक्चर देखें बोल रहा है, और देख के इसकी आप लोग क्या बता दें, फीचर्स बता दें। फीचर्स का मतलब होता है जो आपको पिक्चर के अंदर दिख रहा है सेम टू सेम वही चीज़ आप लोग यहाँ पे हमें लिख के बता दें। ठीक हो गया बेटा। तो सबसे पहले देखो बेटा, ये जो है वो पूरी रिफाइनरी वाइड एरिया पे बनी हुई है। कहाँ पे बनी हुई है, वाइड एरिया पे बनी हुई है। आप देख सकते हैं ना, बहुत बड़ी एरिया पे बनी हुई है, बहुत बड़ी रिफाइनरी है। तो हमने लिख दिया भाई वाइड एरिया। फिर उसके बाद एक और चीज़ हमें नज़र आ रही है भाई, कि ये फ्लैट ग्राउंड के ऊपर बनी हुई है। ये कहाँ पे बनी हुई है, फ्लैट ग्राउंड पे बनी हुई है। क्यों बनी हुई है फ्लैट ग्राउंड पे, अगर ये माउंटेनियस रीजन पे बनी हुई होती ना बेटा, फ्लैट ग्राउंड पे नहीं बनी हुई होती, तो कोई चीज़ ऊपर होती, कोई चीज़ नीचे होती, कोई चीज़ ऊपर दिख रही होती, कोई चीज़ नीचे दिख रही होती, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो ये बनी हुई है कहाँ पे, फ्लैट ग्राउंड के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, तो हमने लिख दिया फ्लैट ग्राउंड। देन उसके बाद भाई यहाँ पे आपको स्क्वायर बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, स्क्वायर बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, आ रही हैं ना, आ रही हैं। तो हमने लिख दिया भाई स्क्वायर बिल्डिंग्स।
देन उसके बाद आपको यहाँ पे रोड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, रोड्स नज़र आ रहे हैं, गाड़ियाँ वगैरह नज़र आ रही हैं, उस पर रोड्स पे चल रही हैं, तो हमने लिख दिया रोड्स। फिर उसके बाद क्या है भाई, यहाँ पे आप लोगों को पाइपलाइंस नज़र आ रही हैं, इतनी सारी पाइपलाइंस आ रही हैं ना नज़र, पाइपलाइंस आ रही हैं ना नज़र, ठीक है। फिर उसके बाद चिमनीज आ रही है नज़र, ये रेड और आपका वाइट जो बना हुआ है ये क्या है, चिमनी है ना, नज़र आ रही है ना। तो लिख दिया भाई कि यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे पाइपलाइंस भी हैं और टॉल चिमनी भी है, यहाँ पे पाइपलाइंस भी है और टॉल चिमनी भी है। 3 मार्क्स हमें मिल गए, 3 मार्क्स हमें मिल गए। फिर उसके बाद बोल रहा है एग्जामिनर स्टेट 2 ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान एंड स्टेट वेयर ईच वन इज़ लोकेटेड। करवा चुका हूँ, बोल रहा है 2 ऑयल रिफाइनरीज के नाम बताओ और बताओ वो रिफाइनरीज किस एरिया के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। बता दो भाई इसको, हमारे पास अटक ऑयल रिफाइनरी है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, मोरगा में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है, मोरगा में लोकेटेड है। देन हमारे पास है पार्को, वो कहाँ पे लोकेटेड है, मुल्तान में। कहाँ पे लोकेटेड है, मुल्तान में लोकेटेड है। देन अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, वो अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्लेन हाउ ऑयल इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर स्टेशन, यू शुड डेवलप योर आंसर। बोल रहा है कि ऑयल से किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ऑयल से किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। करवा चुका हूँ आपको, यहाँ पे फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है भाई, ऑयल इज बर्न विच जनरेट्स हीट्स। ऑयल सबसे पहले क्या किया जाता है, ऑयल को बर्न किया जाता है, ठीक है, ऑयल के अंदर आग लगाई जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। हीट बॉइल्स दी वाटर विच देन टर्न्स इनटू स्टीम। हमारे पास फिर पानी होता है। पानी क्या होता है भाई, पानी क्या, जब हमारे पास हीट आ जाती है ना, तो हीट क्या करता है, पानी को बॉयल करना शुरू कर देता है, पानी को बॉयल करना शुरू कर देता है। पानी क्या होता है भाई, स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पानी स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। स्टीम टर्न्स दी टरबाइन, टरबाइन लगे हुए होते हैं, तो स्टीम क्या करना शुरू कर देता है, टरबाइंस को टर्न करना शुरू कर देता है। जनरेटर्स आर ऑल्सो अटैच विच कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सॉरी, यहाँ पे मैंने काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, यहाँ पे आप लोगों ने रोटेशनल एनर्जी लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पे टरबाइंस की रोटेशन हो रही है, टरबाइंस घूम रहे हैं ना, तो आप लिखेंगे जनरेटर्स आर ऑल्सो अटैच विच कन्वर्ट दी रोटेशनल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी बन गई ना, इलेक्ट्रिसिटी बन गई तो क्या होगा भाई, देन द इलेक्ट्रिसिटी इज सेंट थ्रू द फाइलेंस वेयर इट इज नीडेड। फाइलेंस के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ पे भेज दिया जाता है, तारों के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ पे भेज दिया जाता है जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद आ जाते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर क्या कह रहा है देखते हैं। इन 2017 पाकिस्तान डिस्कवर्ड इज इट्स लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व एट झंडियल वेल। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट एट लीस्ट 292 billion cubic feet of gas and 23 million barrels of oil can be recovered। बोल रहा है 2017 के अंदर पाकिस्तान का लार्जेस्ट ऑयल और गैस रिजर्व क्या हुआ था, हम लोगों ने ढूंढा था, जिसको हमने नाम दिया था झंडियल वेल। वहाँ से जो है ना, वो एक्सपेक्टेशन थी कि वहाँ से 292 बिलियन क्यूबिक फीट गैस निकलेगी और 23 मिलियन बैरल जो है वो ऑयल रिकवर होगा, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशंस थी। मतलब आपके जियोलॉजिस्ट जो हैं वो बता देते हैं कि यहाँ से इन चीज़ों की निकलने की क्या है पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो एग्जामिनर क्या कह रहा है, इवेलुएट वेदर पाकिस्तान शुड डेवलप न्यू ऑयल एंड गैस रिजर्व, give reasons to support your judgment and refer to examples you have studied, you should consider different points of view in your answer। ठीक है, एग्जामिनर कह रहा है इवेलुएट वेदर पाकिस्तान शुड डेवलप न्यू ऑयल एंड गैस रिजर्व। बोल रहा है इवेलुएट करो, इवेलुएट करके बताओ कि पाकिस्तान को और ज़्यादा गैस के और ऑयल के रिजर्व्स ढूंढने चाहिए या नहीं, ढूंढने चाहिए या नहीं। डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू आपको कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। फिर से बता दो, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू का मतलब होता है आपको आंसर को दोनों तरीके से लेके चलना पड़ेगा, आपको आंसर को दोनों तरीके से लेके चलना पड़ेगा, दोनों चीज़ों को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बताएंगे कि हम डेवलप करेंगे न्यू ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, ठीक है, तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। देन उसको हम बताएंगे कि हम लोग ये चीज़ क्यों नहीं करते, ये चीज़ हम लोग क्यों नहीं करते, ये चीज़ हम लोग क्यों नहीं करते। देन उसको हमें इसके ऊपर भी सपोर्टिंग पॉइंट्स देने पड़ेंगे। तो हम इसको बताएंगे भाई कि हम डेवलप करेंगे न्यू ऑयल एंड गैस रिजर्व, तो हमें क्या फ़ायदे मिलेंगे। पाकिस्तान हैज़ एन एनर्जी क्राइसिस सो एनी न्यू रिजर्व विल हेल्प टू सॉल्व दिस। पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का इतना बड़ा मसला है, पहले से आप सबको पता है, कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जब हमारे पास ऑयल और गैस ज़्यादा होगी, अपनी खुद की होगी, तो हम क्या करेंगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू कर देंगे। जब हम उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू करेंगे तो हमारे एनर्जी के क्राइसिस सॉल्व हो जाएंगे। झंडियल इज़ बिगर दैन प्रीवियस रिजर्व्स सो वर्थ इन्वेस्टिंग इट।
स्टेटमेंट दी हुई है इसने, स्टेटमेंट के ऊपर ही हमने इसको पॉइंट दिया कि देखो भाई झंडियल जो है वो बाकी जो प्रीवियस रिजर्व पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उससे बहुत बड़ा है, तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट डालना एक क्या है, फ़ायदे का काम है, एक वर्थ इट चीज़ है, एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, जो कि की जा सकती है। बोथ गैस एंड ऑयल हैव बीन फाउंड देयर, वहाँ पे गैस भी और ऑयल भी दोनों चीज़ें मिली हैं। पाकिस्तान विल सेव मनी ऑन इम्पोर्टिंग ऑयल। अभी देखें बेटा, पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है ना, वो बनती है किससे, कोल से और ऑयल से, और ये दोनों चीज़ें बाहर से आती हैं। ये दोनों चीज़ें कहाँ से आती हैं, बाहर से आती हैं, इम्पोर्ट होती हैं। तो जब पाकिस्तान का अपना गैस निकलेगा, सॉरी अपना ऑयल निकलेगा और अपनी गैस निकलेगी, ठीक है, तो क्या होगा भाई, हमें वो फ्री पड़ेगा। जब हमें वो फ्री पड़ेगा तो हमें मतलब हम अपनी खुद की जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे होंगे। जब हम अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी बना रहे होंगे इन चीज़ों से, तो हमें इन चीज़ों को बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या होगा भाई, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो डी वैल्यू होने से बच जाएगी, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम इंपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान की करेंसी क्या होती है, डी वैल्यू होती है, ठीक है। अब उसको बताते हैं प्रॉब्लम्स, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू पूछा है उसने, तो दूसरा साइड भी हमें कवर करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स बताएंगे जिसकी वजह से इतना बड़ा काम, इतना अच्छा काम हम आज तक पाकिस्तान में क्यों नहीं कर पाए। इट इज़ एक्सपेंसिव टू एक्सप्लॉइट दी न्यू रिजर्व्स को एक्सप्लॉइट करना, गैस के और ऑयल के इनकी मतलब इन रिजर्व्स को ढूंढना, इनको एक्सप्लॉइट करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। बहुत ज़्यादा क्या पड़ता है बेटा, महंगा पड़ता है, हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता हुआ, पाकिस्तान क्या है भाई, एक गरीब कंट्री है। पाकिस्तान क्या है, एक गरीब कंट्री है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स लाइक चाइना में बी नीडेड टू एक्सट्रैक्ट दी ऑयल एंड गैस। चाइना जैसे मुल्कों की हमें हेल्प की, इनकी पैसों की या इनकी एड की या इनकी हेल्प की हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें कोई ऐसा काम शुरू करना है तो। डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज विल आउटवेट द बेनिफिट ऑफ फाइंडिंग द ऑयल एंड गैस। देखो भाई, जब खुद से आप काम नहीं करते हैं ना, जब आप किसी का एहसान लेते हो, जब आप खुद से कोई काम नहीं करते, किसी का एहसान लेते हो, तो फिर बदले में आपको उसको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। जैसे हम चाइना का जब एहसान लेंगे, उससे पैसे लेंगे, उससे लोन लेंगे, तो बदले में हमें उससे क्या करना पड़ेगा, या तो पैसे देना पड़ेगा, या तो वहाँ से ऑयल और गैस जो निकलेगा उसको कुछ परसेंट उसको भी चाइना को भी देना पड़ेगा, ठीक है। जब इस तरीके से आप काम शुरू करते हो ना, जब इस तरीके से आप काम शुरू करते हो, तो फिर उस काम का इतना फ़ायदा नहीं रहता, उस काम का इतना फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि बाकी जिसने इन्वेस्टमेंट की है वो भी अच्छा खासा उसके अंदर से आपका अपना जो परसेंटेज है वो ले जाता है। एन इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नीडेड टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज और ट्रांसपोर्टिंग डैम टू वेयर दे आर नीडेड। देखो बेटा, वो एरियाज़ जहाँ पे ऑयल के और गैस के रिजर्व्स मौजूद हैं, वो एरियाज़ ज़्यादातर आपका रेजिडेंशियल एरियाज से दूर होते हैं, ठीक है। रेजिडेंशियल एरियाज से दूर होते हैं तो मतलब वहाँ पे ना ही रोड्स होते हैं और वहाँ पे ना ही क्या होते हैं, रेलवे ट्रैक्स होते हैं। तो अगर आप वहाँ पे माइनिंग करने के लिए जाओगे भी, रिजर्व को ढूंढने के लिए जाओगे भी, तो आपको रोड की ज़रूरत है। रोड तो हमारे पास है ही नहीं। देन उसके बाद किसी तरीके से पहुँच गए तो वहाँ से जो रॉ मटेरियल निकलेगा उसको आप रेलवे के ऊपर लाद के या रेलवे के ऊपर डाल के एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जाओगे। तो रेलवे ट्रैक्स भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, मतलब पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, जो क्या है भाई, एक बहुत बड़ा मसला है। ऑयल एंड गैस आर फॉसिल फ्यूल्स एंड देयर फॉर फाइनाइट। ये चीज़ भी आप लोगों ने जहन में रखनी है कि ऑयल और गैस क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। ऑयल और गैस क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं आखिरकार को, ठीक है। अगर इनके ऊपर आप करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगाओगे, ठीक है, अगर इनके ऊपर आप करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगाओगे, एक टाइम ज़रूर आएगा जब ये ख़त्म हो जाएंगे, एक टाइम ज़रूर आएगा जब ये ख़त्म हो जाएंगे। देखो, जितने भी ऑयल रिजर्व है दुनिया के अंदर, जितने भी गैस रिजर्व है दुनिया के अंदर, एक टाइम आएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, रहती दुनिया तक वो नहीं रहने वाले। तो ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है। ये क्या है भाई, एक नेगेटिव पॉइंट है, और नेगेटिव पॉइंट के अंदर आप लोग इसको लिख सकते हैं। अक्टूबर नवंबर 2020 पूरा ख़त्म हो गया। देन हमारे पास आया है भाई मई जून 2020। मई जून 2020 में एग्जामिनर कह रहा है, स्टडी फिगर 3.1 आ डायग्राम शोइंग अ मेथड ऑफ कोल एक्सट्रैक्शन, ठीक है। कंप्लीट द बॉक्सेस ऑन फिगर 3.1 बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो। बोला है भाई, जो स्पेसेस यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है, उनको फिल करो कि कौन सी चीज़ क्या है ये बताओ, ठीक है। यहाँ नीचे दी हुई हैं उनसे देख के बताओ, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले भाई ये हमें जो है वो सीम्स नज़र आ रही हैं, ये क्या है, सीम्स हैं, ठीक है।
ये क्या है, सीम्स है, ऑप्शन के अंदर दिया हुआ लिख दिया कोल सीम। फिर उसके बाद केबल्स नज़र आ रही हैं हमें, क्या नज़र आ रही हैं, केबल्स नज़र आ रही हैं, लिख दिया केबल्स। फिर उसके बाद केजेस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे क्या नज़र आ रहे हैं, केजेस नज़र आ रहे हैं, ऑप्शन में दिया हुआ लिख दिया, ये क्या है, केजेस है। फिर उसके बाद विंच नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, विंच नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं विंच, हम लोगों ने लिख दिया। कुछ बच्चे पूछेंगे सर विंच क्या होता है, बेटा माइनिंग के अंदर ऊपर और नीचे करने के लिए, केज को ऊपर और नीचे करने के लिए टनल्स में जो चीज़ इस्तेमाल होती है, जो मशीनरी इस्तेमाल होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको विंच कहते हैं। देन कह रहा है यूजिंग फिगर 3.1 स्टेट द डेप्थ ऑफ माइन एट एक्स, बोल रहा है फिगर को देख के ये जो पॉइंट एक्स है इसकी डेप्थ बताओ, इसकी डेप्थ बताओ। ये देखो पॉइंट एक्स जो है वो 100 और 150 के बीच में, 100 और 150 के बीच में है, 100 और 150 के बीच में होगा 125, क्या होगा 125। ये तकरीबन 125 से भी थोड़ा सा नीचे है, तकरीबन ये 130 से ऊपर ऊपर तक की वैल्यू होगी, 132 कह लो, वो भी सही होगी, ठीक है। लेकिन मैंने आंसर यहाँ पे क्या लिखा है आप लोगों के लिए, मैंने आंसर आप लोगों के लिए लिखा है मार्किंग स्कीम वाला 120 से 140, इसके दरमियान में जो भी बच्चा कोई भी आंसर लिख देगा तो वो काबिल कबूल होगा और उसको मार्क्स मिल जाएंगे। देन उसके बाद बोल रहा है दी मेथड्स ऑफ कोल एक्सट्रैक्शन इन फिगर 3.1 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, फिगर 3.1 के अंदर जो आपकी कोल की एक्सट्रैक्शन हो रही है वो किस किस्म की माइनिंग की एग्जांपल है, ठीक है। ये है शाफ्ट माइनिंग, यहाँ पे कौन सी माइनिंग हो रही है, शाफ्ट माइनिंग हो रही है, ठीक है। कैसे हो रही है, यहाँ पे वर्टिकली माइनिंग हो रही है, सीम बहुत ज़्यादा डीप डाउन लोकेटेड है, ठीक है, और वर्टिकली हम लोग डिगिंग करके उस तक पहुँच रहे हैं, तो इस किस्म की माइनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, शाफ्ट माइनिंग कहते हैं, लिख दिया। देन कह रहा है नेम 2 टाइप्स ऑफ कोल फाउंड इन पाकिस्तान एंड डिस्क्राइब दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच, बोल रहा है 2 टाइप के कोल बताओ पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। करवा चुका हूँ ये चीज़, पहला टाइप लिख दिया हम लोगों ने लिग्नाइट, दूसरा टाइप लिख दिया हम लोगों ने सब बिटुमिनस। कैरेक्टरिस्टिक्स भी करा चुका हूँ, क्या है भाई, लिग्नाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं कि ये लोअर क्वालिटी का कोल है, इसके अंदर हाई मॉइस्चर कॉन्टेंट होता है और इसकी लो हीटिंग वैल्यू है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई इसकी, सब बिटुमिनस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके अंदर मोर कार्बन कंटेंट होता है और इसके अंदर मोर ऐश का कंटेंट होता है। फिर उसके बाद बोल रहा है स्टेट 1 मेजर यूज़ ऑफ कोल इन पाकिस्तान, मेजर यूज़ बताओ कोल का पाकिस्तान के अंदर, ये भी बता चुका हूँ, करवा चुका हूँ भाई। ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है वो कोल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मतलब ईंटें बनाने के अंदर। Then भाई study figure 3.2 insert a diagram showing a hydel power station using figure 3.2 only describe how electricity can be generating using this method। insert दी हुई है, पिक्चर दी हुई है कि डैम से किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, ठीक है। पिक्चर देख के बोला सिर्फ पिक्चर देख के बताओ किस तरीके से जनरेट किया जाता है, तो बताते हैं इसको भाई। पहले पिक्चर देख लें आप लोग, वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो होता हुआ जा रहा है टरबाइंस तक, टरबाइंस जो है वो क्या हो रही हैं, रोटेट हो रही हैं, फिर जनरेटर भी लगे हुए हैं, फिर उसके बाद जो है आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, देन उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर से होती भी जा रही है, ठीक है। समझाता हूँ मैं क्या हो रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या होता है, दी वाटर फ्लोज फ्रॉम दी टरबाइन, वाटर देखें फ्लो होता हुआ जा रहा है टरबाइन से, दी वाटर फ्लोज फ्रॉम दी टरबाइन। फिर उसके बाद दी टरबाइन रोटेट, टरबाइन इससे क्या होना शुरू हो जाते हैं, पानी जब आपका फ्लो होता हुआ जाता है तो टरबाइन रोटेट होना शुरू हो जाते हैं। जनरेटर्स आर ऑल्सो अटैच, ठीक है, दिख रहा है जनरेटर, लिख दिया, जनरेटर भी अटैच होता है। जनरेटर कन्वर्ट दी रोटेशनल एनर्जी ऑफ टरबाइन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जनरेटर क्या करता है, रोटेशनल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है, लिख दिया। द इलेक्ट्रिसिटी इज देन सेंड थ्रू दी फाइल्स टू दी एरिया वेयर इट इज़ नीडेड, फिर इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ भेज दिया जाता है जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं लिखना भूल गया ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है, ये आप लोग लिख दीजिएगा कि ट्रांसफार्मर आर ऑल्सो अटैच विच रेगुलेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपने, कहाँ पे, सेकंड लास्ट पॉइंट होगा ये, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी सेंड थ्रू दी फाइलेंस से ऊपर आपने लोगों ने लिखना है कि ट्रांसफार्मर्स आर ऑल्सो अटैच विच रेगुलेट एनर्जी। सर क्या मतलब होता है रेगुलेट एनर्जी का, रेगुलेट एनर्जी का मतलब होता है, देखो बेटा कि वाटर जो है ना वो टरबाइन से होता हुआ जा रहा है, टरबाइन कभी कम स्पीड पे घूम रहा है, कभी ज़्यादा स्पीड पे घूम रहा है, तो जनरेटर कभी कम इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, कभी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, लेकिन तारों के अंदर आपकी ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को हमेशा कांस्टेंट एक वैल्यू, जैसे 220 वाट एग्जांपल के तौर पे सिर्फ बता रहा हूँ, करके भेजी जाती है। 220 वाट करके तारों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो 220 वाट को हमेशा कांस्टेंट रखने के लिए ना हम लोग क्या लगाते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं, हम लोग क्या लगाते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने एक पॉइंट यहाँ पे लिख देना छोटा सा, ट्रांसफार्मर आर ऑल्सो अटैच विच रेगुलेट एनर्जी।
फिर उसके बाद आ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है एग्जामिनर, स्टेट एक्सप्लेन टू बेनिफिट्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग हाइडल पावर, यू शुड डेवलप योर आंसर। बोल रहा है दो बेनिफिट्स बताओ आपका किससे, हाइडल पावर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाने के। ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ चैप्टर वाली वीडियो के अंदर। और बोल रहा है डेवलप भी होना चाहिए आंसर, सिर्फ पॉइंट नहीं, पॉइंट टू एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए आपको, पॉइंट टू एक्सप्लेन भी करो आप। तो बताते हैं भाई बेनिफिट्स क्या है। वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स, वाटर क्या है भाई, रिन्यूएबल रिसोर्स है। वाटर क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब कैन बी यूज अगेन, कैन बी यूज अगेन। ये डेवलपमेंट के अंदर आ गया, जो बोल रहा है ना डेवलप करके दिखाओ आंसर, तो ये आ गया डेवलपमेंट के अंदर। पॉइंट को समझा दिया मैंने कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। HEB इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिकॉज इट डज नॉट हैव टू बर्न एनीथिंग। HEB क्या है भाई, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि ये किसी भी चीज़ को बर्न नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, मतलब जहरीली गैसेज वगैरह नहीं रिलीज होती। वंस हाइडल पावर स्टेशन आर सेटअप रनिंग कॉस्ट आर लो। एक दफ़ा हाइडल पावर स्टेशन को सेटअप कर दिया तो उनकी रनिंग कॉस्ट क्या होती है, बहुत कम होती है। सेविंग मनी इन दी लॉन्ग टर्म, सेविंग मनी इन दी लॉन्ग टर्म, ये डेवलपमेंट के अंदर बता दिया कि मेरा कहने का मकसद ये है। देन उसके बाद एग्जामिनर कह रहा है, आखिरी क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। मई जून 2020 के 6 मार्क्स का फिर से क्वेश्चन आ गया। एग्जामिनर कह रहा है रीड द फॉलोइंग टू व्यूज अबाउट प्रोवाइडिंग अ सफिशिएंट एंड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फॉर पाकिस्तान नाउ एंड इन दी फ्यूचर। स्टेटमेंट दो दी हुई है, बोला इनको पढ़ो। स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट बोली है पाकिस्तान शुड मेक यूज ऑफ इट्स फॉसिल फ्यूल्स रिसोर्सेज फॉर एज लॉन्ग एज दे आर अवेलेबल। दूसरे पॉइंट के अंदर बोला है पाकिस्तान शुड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर एंड फर्दर डेवलप इट्स रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है। पॉइंट ए के अंदर बोल रहा है कि भाई पाकिस्तान को जो है वो अपने फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जब तक पाकिस्तान के पास वो अवेलेबल है, ठीक है, और उनसे इलेक्ट्रिसिटी को बनाना चाहिए। ये उसने पॉइंट ए दे दिया, ठीक है, स्टेटमेंट ए दे दी। स्टेटमेंट ए में उसने ये बोला है। स्टेटमेंट बी में क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट बी में बोल रहा है कि पाकिस्तान को जो है ना वो फ्यूचर के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाना चाहिए, फ्यूचर के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाना चाहिए और रिन्यूएबल सोर्सेज को धड़ाधड़ बनाना शुरू कर देना चाहिए। पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है विच व्यू डू यू अग्री विद मोर, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर एंड रेफर टू एग्जांपल्स यू हैव स्टडीड, यू शुड कंसिडर व्यू ए एंड व्यू बी इन योर आंसर। ठीक है, ये आ गए भाई इसकी होशियारी। ये एग्जामिनर करता है होशियारी। होशियारी क्या करता है कि बोलता है भाई व्यू ए को भी आप जो है वो कंसिडर करो और व्यू बी को भी कंसिडर करो। जब भी इस किस्म का क्वेश्चन आए आपका स्टेटमेंट वाला ए बी वाला, तो उसको किस तरीके से आप लोगों ने उसका आंसर करना होता है, ये अच्छे तरीके से आपको आज मैं समझाता हूँ। देखो भाई, जब दो स्टेटमेंट दी हुई होंगी ना तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बताओगे, देखो दोनों के साथ तो आप अग्री नहीं कर सकते ना, आपको बात तो दोनों पे करनी है, बात आपको करनी है दोनों के ऊपर। तो आप ये नहीं कह सकते कि दोनों अच्छी हैं, ठीक है। ये आप कह सकते हो कि भाई पहली स्टेटमेंट जो है ना वो ज़्यादा अच्छी है लेकिन दूसरी स्टेटमेंट भी बुरी नहीं है, ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट भी बुरी नहीं है, दूसरी स्टेटमेंट भी अच्छी है और उसके ये फ़ायदे हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि भाई मैं अग्री करता हूँ किससे, स्टेटमेंट ए के साथ, ठीक है। देन उसके बाद मैं उसको बताऊंगा कि भाई मैं स्टेटमेंट बी भी जो है वो अच्छी क्या है स्टेटमेंट है और उसकी फेवर में मैं उसको पॉइंट्स दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई। आई एग्री डैट पाकिस्तान शुड मेक यूज़ ऑफ इट्स फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज, स्टेटमेंट ए के ऊपर मैं एग्री कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को अपने फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर रिलाई करना चाहिए। मुझे ये स्टेटमेंट क्योंकि ज़्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है। आप लोग जो है वो बी के ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि मुझे जो है स्टेटमेंट ये अच्छी लग रही है कि पाकिस्तान जो है उसको अच्छा आइडिया ये है कि पाकिस्तान शुड मेक यूज़ ऑफ इट्स फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी पावर स्टेशन सेटअप टू यूज़ कोल ऑयल गैस। हमारे पास देखो भाई पहले से पावर स्टेशन सेटअप हैं कोल ऑयल और गैस के, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री सेटअप हुई हुई है। चीपर देन सेटिंग अप ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम स्क्रैच, ऑल्टरनेटिव्स अगर स्क्रैच से शुरू करोगे तो इससे ये 1000 दर्जे बेहतर है कि अगर एक चीज़ आपके पास पहले से मौजूद है, बेहतरीन तरीके से चल रही है, तो उसी चीज़ का आप फ़ायदा उठाओ। ये क्या है भाई, सपोर्टिंग पॉइंट है। यूज़ एग्जिस्टिंग स्किल एंड टेक्नोलॉजी। देखो भाई ये जो इंडस्ट्री है ना फॉसिल फ्यूल वाली, ये पाकिस्तान के अंदर जो नॉर्मल है, बहुत आम है और इसके ऊपर बहुत बड़े लेवल के ऊपर काम होता है। बहुत बड़े लेवल के ऊपर जब इसके ऊपर काम होता है ना तो हमारे पास स्किल्ड लेबर है, हमारे पास क्या है, स्किल्ड लेबर है, ठीक है, और हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी है जो कि फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। तब जब किसी भी कंट्री के पास ये दो चीज़ें हों ना, ठीक है, जब किसी भी मुल्क के पास ये दो चीज़ें हों तो उसे क्या करना चाहिए, उसे इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए, उसे इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये क्या है भाई, सपोर्टिंग पॉइंट है।
देन डू नॉट नो हाउ टू सेट अप ऑल्टरनेटिव्स, फिर उसके बाद हमें जो है ना वो आता भी नहीं है, ऑल्टरनेटिव्स को हमें सेटअप करना आता भी नहीं है। अगर से हम फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर रिन्यूएबल के ऊपर जाएंगे भी तो हमें आता नहीं है, हमें पता नहीं है भाई कि रिन्यूएबल के ऊपर जाते कैसे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है भाई, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ये क्या है भाई, एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। कि मतलब रिन्यूएबल के ऊपर जाना तो चाहते हो लेकिन आपको आता है जाना, नहीं आता ना। अगर कोई ऐसा काम करना होगा तो चाइना जैसी कंट्री की हमें क्या चाहिए होगी, मदद चाहिए होगी। देन सेटिंग अप रिन्यूएबल सोर्सेज ऑल्सो अ गुड आइडिया, बिकॉज अब यहाँ पे आपने होशियारी करनी है और इसको पॉइंट बी को भी यहाँ पे क्या करना है, कवर करना है कि रिन्यूएबल सोर्सेज को सेटअप करना भी एक अच्छा आइडिया है। वाई, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर इको फ्रेंडली। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या है भाई, इको फ्रेंडली है। क्या है ये, इको फ्रेंडली है, मतलब इन्वायरमेंट में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। जब भी इनसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है तो ये किसी भी चीज़ को बर्न नहीं करती, जिसकी वजह से ये क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। वन सेटअप रनिंग कॉस्ट आर लो, एक दफ़ा इनको सेटअप कर लिया जाए, एक दफ़ा दिल पे पत्थर रख के अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लोगे तो इनकी रनिंग कॉस्ट क्या है, ना के बराबर होती है। क्रिएट्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, देखो भाई एक इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर पहले से लगी हुई है फॉसिल फ्यूल्स की, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, नए लोग जाएंगे तो उनको जॉब मिलना वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर से पाकिस्तान के अंदर नई इंडस्ट्री आ गई, रिन्यूएबल सोर्स की एनर्जी आ गई, ठीक है, रिन्यूएबल मतलब सोर्सेज आ गई, ठीक है, और उनसे उसकी मतलब एक पूरी इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान के अंदर लग गई, तो क्या होगा, इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर लोगों की ज़रूरत होगी, वर्कर्स की ज़रूरत होगी, स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो वो कहाँ से आएंगे, पाकिस्तान के अपने लोकल ही होंगे ना, ठीक है। तो पाकिस्तान के लोकल लोगों को क्या मिलना शुरू हो जाएगा, काम मिलना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान हैज़ अ लॉट ऑफ सनशाइन गुड फॉर सोलर पावर, पाकिस्तान के पास क्या है भाई, बहुत ज़्यादा जो है वो सनशाइन है, जिसकी वजह से हम लोग, हमारे पास मतलब सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है कि हम सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। खुलासा कलाम, हम लोग रिन्यूएबल के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। ये क्या है भाई, इसकी फेवर के अंदर एक पॉइंट है। यहाँ पे जाके हम लोगों ने क्या कर लिया, पूरा 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको कवर कर लिया है। अच्छा बेटा, साथ ही हम लोगों ने मई जून 2020 भी पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक हो गया। देन बेटा आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट ईयर है हमारे पास मई जून 2019, नेक्स्ट ईयर हमारे पास है मई जून 2019, ठीक है बेटा, ये आखिरी साल है हमारा। फिर पूरे 5 ईयर जो है हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्या कह रहा है भाई एग्जामिनर, कह रहा है एग्जामिनर, स्टडी फिगर 3.1 आ मैप शोइंग गैस प्रोड्यूसिंग रीजन्स एंड द नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क इन पाकिस्तान। ये भाई इसने एक जो है हमें मैप दिया हुआ है, मैप के अंदर ना इसने क्या किया हुआ है, नेचुरल गैस के जो रीजन्स हैं जहाँ से नेचुरल गैस निकलती है, ठीक है, वो रीजन्स उसने शो किए हुए हैं, किससे शो किए हुए हैं, ग्रे, जो आपका ग्रे कलर से इसने शो किए हुए हैं, ठीक है, आपके सामने। देन उसने ये भी शो किया हुआ है, मतलब पाइपलाइन की जो नेटवर्क है ना, नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन, जाल जो बिछा हुआ है पूरे पाकिस्तान में पाइपलाइंस का, ठीक है, नेचुरल गैस की, वो भी उसने डायग्राम में शो किया हुआ है। कह रहा है हमसे नेम 3 गैस प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन पाकिस्तान, नेम 3 गैस प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन पाकिस्तान, करवा चुका हूँ, बोल रहा है भाई गैस प्रोड्यूसिंग रीजन्स बताओ 3 पाकिस्तान के कौन कौन से हैं। लिख दें आप, सुई है हमारे पास, मारी है हमारे पास, आधी है हमारे पास, ठीक हो गया बेटा। देन अगले सवाल में क्या कह रहा है हमसे, अगले सवाल में कह रहा है स्टडी फिगर 3.1 एंड योर ओन नॉलेज डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल गैस पाइपलाइंस नेटवर्क इन पाकिस्तान। बोल रहा है फिगर 3.1 को देखो, ठीक है, और अपनी ओन नॉलेज भी लड़ाओ और डिस्क्राइब करो पाकिस्तान में नेचुरल गैस की जो पाइपलाइन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई हुई है, ठीक है। ये नेचुरल गैस की जो पाइपलाइन है ना बेटा, इसने जो ये शो की हुई हैं, नेचुरल गैस की जो पाइपलाइन इसने शो की हुई हैं, बोल रहा है इसके ये जो नेटवर्क है इसको डायग्राम के अंदर देखो और अपनी ओन नॉलेज भी लगाओ और बताओ कि नेचुरल गैस की पाइपलाइन किस तरीके से पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, ठीक हो गया बेटा। तो देखो इस किस्म का जब भी क्वेश्चन आए ना तो आप लोगों ने ये याद कर लो कि इसका जवाब कैसे देना होता है। तो सबसे पहले भाई देखो, पाकिस्तान के अंदर आपके टोटल कितने प्रोवेंस हैं हमारे पास, 4 मेन प्रोवेंस हैं। कौन से मेन प्रोवेंस है, 4 मेन प्रोवेंस हैं, बलूचिस्तान, पेशावर, ओ सॉरी, KPK, पंजाब एंड सिंध।
अगर आप देखो तो ये पाइपलाइंस जो हैं वो इन चारों प्रोविंस के अंदर क्या हैं, ये पाइपलाइंस जो हैं वो इन चारों प्रोविंस के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, ये प्रोविंस के इन चारों प्रोविंस के अंदर पाइपलाइन मौजूद है। सबसे पहला पॉइंट क्या कर लोगे आप, ये कवर कर लोगे कि ये पाइपलाइन जो है वो चारों प्रोविंस के अंदर मौजूद हैं। द नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, नेमली सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, केपी के। देन अगली चीज़ आप किस चीज़ के ऊपर गौर करोगे, आप गौर करोगे शहरों के ऊपर, आप गौर करोगे शहरों के ऊपर। आपने पहले प्रोविंस कवर कर लिया, देन उसके बाद आओगे आप सिटीज़ के ऊपर। जब सिटीज़ के ऊपर आओगे तो उसने खुद ही आपको मैप के अंदर दिया हुआ है कोयटा, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, कराची। तो हम इसको क्या बताएंगे, हम इसको बताएंगे कि पाकिस्तान के जो मेन सिटीज़ है ना बेटा, पाइपलाइंस, पाकिस्तान की जो मेन सिटीज़ हैं, नेचुरल गैस की पाइपलाइंस उन सारे सिटीज़ को कवर कर रही है। दिख रहा है ना आपको, कराची में भी है, कोयटा में भी है, मुल्तान में भी है, लाहौर में भी है एंड पेशावर में भी है। लिख दिया सिंपल, द नेटवर्क कवर्स द मेन सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर एंड मुल्तान। ठीक है, फिर उसके बाद अगला आपने आपने एग्जामिनर को ये बताना है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई किस तरीके से, मतलब कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो हम बताएंगे भाई कि द नेटवर्क रन्स फ्रॉम द कोस्ट इन द साउथ टू द टिप ऑफ द नॉर्दर्न रीजन्स अलॉन्ग विथ कवरिंग द सेंट्रल रीजन। हम इसको बताएंगे भाई, ये देखो नेचुरल गैस की जो पाइपलाइन है ना वो बिल्कुल कोस्ट से शुरू हो रही है, बिल्कुल कोस्ट से मतलब देखो समंदर के पास से शुरू हो रही है। ठीक है, और बिल्कुल नॉर्थ पे, और बिल्कुल नॉर्थ पे जाके ख़त्म हो रही है, बिल्कुल नॉर्थ पे देखो पेशावर के एरिया पे के ऊपर जाके ख़त्म हो रही है। तो हम बताएंगे कि भाई कोस्ट से शुरू हो रही है और बिल्कुल नॉर्दर्न एरियाज तक जा रही है। ठीक है, और दिख रहा है ना भाई कि ये बीच के अंदर भी बहुत सारी जगहों को कवर कर रही है, मतलब सेंट्रल पाकिस्तान को भी कवर कर रही है। तो ये पॉइंट हमने क्या किया, उठा के लिख दिया। फिर उसके बाद एक और चीज़ आप लोगों ने जहन में क्या रखनी है भाई, देखो गैस प्रोड्यूसिंग रीजन्स जो है ना, गैस प्रोड्यूसिंग रीजन्स जो हैं जो कि ग्रे से शो हुए हैं, जो कि ग्रे से शो हुए हैं, आप क्या करोगे भाई, इन गैस प्रोड्यूसिंग रीजन आप ये देखोगे, ये देखो आप डायग्राम के अंदर कि गैस प्रोड्यूसिंग रीजन जो है ना, पाइपलाइंस जो हैं हर गैस प्रोड्यूसिंग रीजन से जुड़ी हुई है। पाइपलाइन क्या है, हर गैस प्रोड्यूसिंग रीजन से जुड़ी हुई है। ठीक है, गौर करें आप इस चीज़ के ऊपर। तो हम सिंपल है ये चीज़ लिख देंगे, द नेटवर्क इज कनेक्टेड टू ऑल दी गैस प्रोड्यूसिंग रीजन्स। एक और चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है, क्या जहन में रखनी है भाई, कि आपके बहुत सारे एरियाज़, देखो पाकिस्तान के मैप के अंदर भी बहुत सारे एरियाज़ पाइपलाइन कवर नहीं कर रही। पाकिस्तान के अंदर ये पाइपलाइंस के जो नेटवर्क है वो बहुत सारे सिटीज़ को, बहुत सारे एरिया को कवर नहीं कर रहा। ख़ास तौर पे कौन से इसको के कवर नहीं कर रहा, ये आप देखोगे पूरा बलूचिस्तान तकरीबन इसने कवर नहीं किया हुआ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ने, और पूरा आपका केपीके कवर नहीं किया हुआ, पूरा केपीके कवर नहीं किया हुआ। ठीक है, डायग्राम को देख के हमें ये पता लगा, तो हमने सिंपल, बिल्कुल सिंपल उठाया और लिख दिया। बट द लार्ज एरिया ऑफ पाकिस्तान आर नॉट कनेक्टेड विद द पाइपलाइंस, एग्जांपल द सर्दर्न बलूचिस्तान एंड केपीके। अच्छा बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जामिनर कह रहा है स्टेट वन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग नेचुरल गैस टू द पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान नॉट सर्व्ड बाय द पाइपलाइंस एंड वन लिमिटेशन टू दिस मेथड, यू शुड डेवलप योर आंसर। बोल रहा है एक तरीका बताओ नेचुरल गैस का ट्रांसपोर्टेशन का पाइपलाइंस के अलावा। ठीक है, बता चुका हूँ क्या है भाई, सिलेंडर के ज़रिए। कहीं पे अगर आपके पास पाइपलाइन नहीं है तो आप सिलेंडर के ज़रिए गैस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हो, मेथड लिख दिया सिलेंडर। ठीक है, और वो सिलेंडर कौन से होते हैं, एलपीजी के होते हैं, लिख दिया। फिर उसके बाद बोल रहा है वन लिमिटेशन टू दिस मेथड, बोल रहा है इसकी ना एक लिमिटेशन भी बताओ। लिमिटेशन का मतलब होता है कि इसके मसले मसाइल बताओ, इसके अंदर क्या मसले मसाइल हैं, क्या चीज़ इसके, जब सिलेंडर से भी हम गैस पहुँचाते हैं ना उन एरियाज़ में, तो सिलेंडर से पहुंचाने में भी क्या मुश्किलात फेस होती हैं हमें, वो बता दो हमें एग्जामिनर कह रहा है। तो सिंपल लिख दिया भाई, ये भी करवा चुका हूँ मैं आपको, सिलेंडर के डिसएडवांटेजेस। इट इज़ डेंजरस, चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन आर हाई। ये क्या है भाई, सिलेंडर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह गैस को ट्रांसपोर्ट करना क्या होता है भाई, डेंजरस होता है। चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ओनली स्मॉल अमाउंट कैन बी ट्रांसपोर्टेड देयरफॉर मे लीड टू शॉर्टेज ऑफ गैस इन रिमोट एरियाज। देखो भाई
सिलेंडर बड़े से बड़ा होगा, ये समझा चुका हूँ पहले भी, वापस से समझा देता हूँ। सिलेंडर बड़े से बड़ा भी अगर होगा तो उसकी कोई ना कोई तो लिमिट होगी, कोई ना कोई तो लिमिट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, आपका रिमोट एरिया के अंदर जब आप सिलेंडर से गैस लेके जाओगे, ठीक है, तो उन रिमोट एरियाज़ में क्या होगा, गैस की शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि सिलेंडर के अंदर ऑब्वियसली एक लिमिट के अंदर ही गैस आती है, ठीक है, तो सब लोगों को गैस फिर भी मिल नहीं पाएगी। सप्लाई इज़ नॉट कंटिन्यूस, रोड्स आर ब्लॉक इन विंटर। अब देखो भाई, बलूचिस्तान के अंदर भी बर्फ़बारी पड़ती है और आपका कोयटा KPK में भी बर्फ़बारी पड़ती है, ठीक है, और इन एरियाज़ में गैस की पाइपलाइन मौजूद नहीं है। तो क्या है भाई, इनका एक मसला क्या है, अगर आप सिलेंडर से भी गैस को पहुंचाने की कोशिश करोगे तो सिलेंडर किस में लोड करते हो आप, ट्रक्स में, गाड़ियों वगैरह में लोड करते हो ना आप, तो वो चलते हैं रोड के ऊपर। तो इन एरिया में सर्दियों में होती है बर्फ़बारी, जब बर्फ़बारी होती है तो रोड हो जाते हैं ब्लॉक। तो ये क्या है भाई, ये एक लिमिटेशन है, ये क्या है, एक लिमिटेशन है, लिख दिया, सिंपल। फिर उसके बाद अगला हमसे बोल रहा है स्टडी फिगर 3.2 विच शो द परसेंटेज शेयर ऑफ नेचुरल गैस यूज बाय सेलेक्टेड सेक्टर्स इन पाकिस्तान। कंप्लीट फिगर 3.2 बाय ड्राइंग द बार फॉर डोमेस्टिक यूज यूजिंग द इंफॉर्मेशन बिलो। बोल रहा है स्टडी फिगर 3.2, फिगर 3.2 को देखो और जो कि शो कर रही है परसेंटेज शेयर ऑफ नेचुरल गैस यूज बाय सेलेक्टेड सेक्टर्स इन पाकिस्तान। बोल रहा है नेचुरल गैस पाकिस्तान में कौन कौन से सेक्टर में कितनी इस्तेमाल हुई हुई है, ये ग्राफ के अंदर उसने आपको बना के दे दिया। कौन कौन से सेक्टर में कितनी नेचुरल गैस पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है वो उसने आपको ग्राफ के अंदर दिया हुआ है। बोल क्या रहा है, बोल रहा है की के अंदर उसने दिया हुआ है कि डोमेस्टिक के अंदर 18% गैस इस्तेमाल होती है। डोमेस्टिक में कहाँ कितने परसेंट इस्तेमाल होती है, 18%, और इसने खाली जगह छोड़ी भी दी। तो इसको कैसे कंप्लीट करते हैं ये बताता हूँ मैं, रेड से मैंने कंप्लीट टैली करके कर दिया है। तो भाई देखो 18 बॉक्सेस जो है 0 से 10 के ऊपर आ रहे हैं, तो बीच में आपके 10 बॉक्सेस हैं। बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 10 बॉक्सेस हैं, मतलब कि एक बॉक्स एक के बराबर है, एक बॉक्स एक के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास जो है टोटल वैल्यू कितनी है, 18 है। तो 18 के ऊपर कैसे जाओगे, एक एक बॉक्स करते हुए आप क्या करोगे, 18 बॉक्सेस गिनोगे, 18 बॉक्सेस गिनोगे। तो ये गए हम 10 से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 बॉक्स के ऊपर आए, ठीक है, डॉट लगा दिया, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर गए, ठीक है, और क्या कर दिया, यहाँ पे एक लाइन बनाई और पूरा इसको क्या कर दिया, शेड कर दिया, ठीक है, इसका पूरा एक पोर्शन बनाया, बाकी जैसे चीज़ों के बने हुए, और इसको क्या कर दिया, शेड कर दिया, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। बोला भाई देन स्टेट 2 अदर सोर्सेस डेट यूज नेचुरल गैस विच आर नॉट शोन इन फिगर 3.2। बोल रहा है फिगर 3.2 के अंदर आपका कुछ ऐसे सोर्सेज हैं, मतलब कुछ ऐसे सोर्सेज हमारे पास और हैं, सॉरी सोर्सेज कह रहा हूँ मैं, आपका सेक्टर्स हैं। देखो भाई इसने आपको पावर के अंदर दिया हुआ है, डोमेस्टिक दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग दिया हुआ है, कमर्शियल दिया हुआ है, इन सब के अंदर गैस इस्तेमाल हो रही है। लेकिन गैस जो है इसके अलावा और भी सेक्टर्स हैं जहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो एग्जामिनर बोला है उन सेक्टर्स के नाम बता दो, उन सेक्टर्स के क्या बता दो, नाम बता दो, सिंपल एज दैट, करवा चुका हूँ भाई। इन चीज़ों के अलावा जो है गैस फर्टिलाइज़र बनाने में भी इस्तेमाल होती है। गैस कहाँ इस्तेमाल होती है, फर्टिलाइज़र बनाने में भी इस्तेमाल होती है। यहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ ना, तो हमने आंसर के अंदर लिख दिया, ठीक है। ग्राफ में फर्टिलाइजर्स मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद फ्यूल, एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल होती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के अंदर इस्तेमाल होती है। ट्रांसपोर्ट में सीएनजी के तौर पे कैसे इस्तेमाल हो रही होती है, सीएनजी के तौर पे गैस इस्तेमाल हो रही होती है एज अ फ्यूल, ठीक है, दिया हुआ है ग्राफ के अंदर, लिखा हुआ है एज अ फ्यूल वगैरह, कहीं पे नहीं लिखा हुआ ना, तो लिख दिया हमने। ये हमारे 2 मार्क्स हमें कंप्लीट मिल गए। देन हमें बोला भाई कंप्लीट द पैसेज अबाउट जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग नेचुरल गैस, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट एंड प्लेस देम इन दी स्पेसेस प्रोवाइडेड। इसके अंदर भाई इसने एक क्या दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है। पैसेज के अंदर बताया हुआ है कि गैस से कैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। स्पेसेस छोटी हुई हैं और नीचे जो है उसने वर्ड दिए हुए, वर्ड को उठा के सिंपल यहाँ पे डालना है। टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रोड्यूस, हाँ सॉरी, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन अ डैश पावर स्टेशन, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन अ डैश पावर स्टेशन। कौन सा पावर स्टेशन, पावर स्टेशन हमेशा थर्मल होता है, पावर स्टेशन हमेशा क्या होता है बेटा, थर्मल होता है। उठाया, लिख दिया। देन क्या है भाई, डैश सच एज कोल ऑयल और गैस, डैश सच एज कोल ऑयल और गैस, डैश ये क्या है, कोल ऑयल और गैस क्या है, फॉसिल फ्यूल है ना, क्या है भाई, आपका फॉसिल फ्यूल है ना, ये रहा फॉसिल फ्यूल, उठाया और ऊपर लिख दिया। देन क्या है भाई, आर बर्न टू मेक डैश दैट मूव्स दी टरबाइन,
टू मेक डैश, हमेशा क्या बनाई जाती है, बर्न करके हमेशा एक चीज़ बनाई जाती है जो कि क्या करती है, एक चीज़ को मूव करती है। वो चीज़ जो बनाई जाती है वो है स्टीम। वो क्या होती है बेटा, स्टीम होती है, लिखा हुआ है नीचे, लिख दिया उठा के स्टीम। टू मूव दी, मूव क्या होता है, अभी मैंने बताया मूव होती है एक चीज़, मूव होता है टरबाइन। ठीक है, पूरे अभी 5 पेपर के अंदर ये 1000 दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज़। क्या मूव होता है, टरबाइन मूव होता है, लिख दिया। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसफार्मर्स कंट्रोल द वोल्टेज एंड ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी टू फाइलेंस थ्रू डैश लाइंस। कौन सी लाइंस भाई, ये भी अभी पता है आपको, कौन सी लाइन से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ट्रांसमिशन लाइन से जाती है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसमिशन, उठाया और ऊपर लिख दिया। देन आ जाते हैं बेटा आज की वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन है 6 मार्क्स का फिर से। ठीक है, क्या कह रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर कह रहा है the natural gas discovered at Sui is considered to be one of the largest in the world. Additional smaller gas fields have since been discovered and developed in Pakistan. बोला नेचुरल गैस जो है ना, सुई जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्या था, रिजर्व था जो कि डिस्कवर हुआ था। सुई जो था वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्या था, रिजर्व था जो कि डिस्कवर हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान में जब सुई डिस्कवर हो गया ना बेटा, उसके बाद से एडिशनल साथ ही छोटे छोटे रिजर्व जो है गैस के दरियाफ्त होना उसके बाद से पाकिस्तान में शुरू हो गए थे। पूछ क्या रहा एग्जामिनर, टू व्हाट एक्सटेंट इज फर्दर डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल गैस इंडस्ट्री पॉसिबल इन पाकिस्तान, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर जजमेंट, यू शुड कंसिडर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू इन योर आंसर। बोल रहा है टू व्हाट एक्सटेंट इज फर्दर डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल गैस इंडस्ट्री पॉसिबल इन पाकिस्तान। बोल रहा है फर्दर डेवलपमेंट जो है नेचुरल गैस की इंडस्ट्री की, फर्दर डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर किस हद तक पॉसिबल है। पाकिस्तान के अंदर नेचुरल गैस की जो इंडस्ट्री है उसकी डेवलपमेंट किस हद तक पॉसिबल है। ठीक है, और क्या बोल रहा है भाई कि आपने डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू देने अपने आंसर में। ठीक है, चीज़ दिमाग में रखनी है आप लोगों ने। डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू का मतलब होता है कि दोनों तरीके से आंसर को लेके चलना है। ठीक है, सबसे पहले हम बताएंगे कि टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं कि हम नेचुरल गैस की इंडस्ट्री को पाकिस्तान के अंदर और ज़्यादा परवान चढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, उसको पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। हम बताएंगे क्या, हम उसके फेवर में उसको पॉइंट्स देंगे। देन उसके बाद हमें क्या बनाना है भाई, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू मांग रहा है, तो हम उसको क्या बताएंगे, डिफ़िकल्टीज़ भी बताएंगे। हम उसको क्या बताएंगे, डिफ़िकल्टीज़ भी बताएंगे। देखो बेटा, कभी भी इस किस्म का आंसर आता है ना जब, कि वो कोई अच्छी चीज़ बता रहा होता है, ठीक है, अच्छी चीज़ बताने के बाद वो बोलता है कि किस हद तक ये चीज़ जो है वो पॉसिबल है, और ये भी बोलता है कि डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू देना है, तो आप बताओगे सबसे पहले कि उस अच्छी चीज़ का फ़ायदा क्या होगा, उस अच्छी चीज़ का फ़ायदा क्या होगा। उस अच्छी चीज़ का जो फ़ायदा होगा ना, जो फ़ायदे के अंदर जो फ़ायदा होगा, उस फ़ायदे में आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, फ़ायदे में आपको क्या मिल जाएंगे, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। देन उसके बाद आप बताओगे उसको कि ये काम इतने फ़ायदे का तो है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग कर क्यों नहीं रहे, जब आप उसको ये बताओगे ना कि इतने फ़ायदे के बाद हम लोग ये काम क्यों नहीं कर रहे, तो उसके मतलब उसके फेवर में पॉइंट बताओगे कि भाई ये मसले मसाइल हैं, इस वजह से हम लोग ये काम नहीं कर पाते, तो आपको क्या मिल जाएंगे, बाकी के 3 मार्क्स भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन को शुरू करते हैं बेटा। पॉसिबिलिटीज़ क्या है भाई, मोर पाइपलाइंस एंड गैस फायर्ड थर्मल पावर स्टेशन कुड बी सेटअप। देखो भाई, जब नेचुरल गैस के ऊपर हम काम करेंगे और ज़्यादा रिजर्व ढूंढेंगे तो हमारे पास गैस ज़्यादा निकलेगी। जब हमारे पास गैस ज़्यादा होगी तो क्या होगा भाई, हम लोग ज़्यादा पाइपलाइंस हमारे पास होंगी, ज़्यादा पाइपलाइंस होंगी तो हम लोग थर्मल पावर स्टेशन जो कि गैस से चलते हैं, थर्मल पावर स्टेशन जो कि गैस से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, हम वो क्या करने लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बनाने लग जाएंगे। पाइपलाइंस कुड बी एक्सटेंडेड फर्दर टू एरियाज करंटली नॉट सर्व्ड। पाकिस्तान के अंदर आज भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे गैस की पाइपलाइंस मौजूद नहीं है। अभी हमने ऊपर देखा, ठीक है, मैं खासतौर पे देखो अभी नॉर्दर्न एरियाज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे मसला अलग है, वो आपको मैंने समझा दिया था कि वहाँ पे गैस जम जाती है। मैं बलूचिस्तान की अभी बात कर रहा हूँ, पूरा बलूचिस्तान के अंदर तकरीबन आज भी गैस अवेलेबल नहीं है। अगर हमारे पास और ज़्यादा गैस निकलना शुरू हो जाएगी इस फील्ड के ऊपर, अगर हम लोग और ज़्यादा काम करना शुरू कर देंगे तो उन एरियाज़ में जहाँ पे आज भी गैस मौजूद नहीं है, तो हम उन एरियाज़ में भी पाइपलाइंस बिछाना शुरू कर देंगे, इफ़ मोर गैस फायर्ड
थर्मल पावर स्टेशन आर बिल्ड, पाकिस्तान को रिड्यूस इम्पोर्ट ऑफ ऑयल एंड कोल। देखो बेटा, पाकिस्तान के अंदर अभी इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? कोल से बनती है और ऑयल से बनती है। ये दोनों चीज़ें कहाँ से आती हैं? बाहर से आती हैं। कहाँ से आती हैं? बाहर से आती हैं। जब पाकिस्तान के अंदर अपनी खुद की गैस निकलेगी और बहुत ज़्यादा गैस निकलेगी तो हम गैस से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा बनाना शुरू कर देंगे। जब हम गैस से, अपनी खुद की गैस से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू कर देंगे तो क्या फ़ायदा होगा भाई? हमें बाहर से कोल और ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। हमें बाहर से कोल और ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारी करेंसी डीवैल्यू नहीं होगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल होगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विल बी क्रिएटेड। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी सर? देखो बेटा, नेचुरल गैस की जब इंडस्ट्री के ऊपर और ज़्यादा काम करोगे, जब और ज़्यादा रिजर्व ढूंढोगे, रिजर्व आपकी दरियाफ्त हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ से गैस निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप इंडस्ट्री बनाओगे जो कि इन सारी चीज़ों को प्रोसेस कर रही होगी। जब मतलब ये सारी चीज़ें आप बनाओगे ना, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं लोगों से, ये सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं लोगों से, ठीक हो गया। फिर वही बात हो गई, यहाँ पे कौन लोग काम करेंगे? यहाँ पे पाकिस्तान के लोकल लोग काम करेंगे, तो पाकिस्तान के लोकल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलना शुरू हो जाएगा। देन उसको बताएंगे भाई हम डिफ़िकल्टीज़ के, इतना अच्छा काम है उसके बावजूद हम लोग क्यों नहीं कर पाते। भाई देखो, प्रॉब्लम्स है हमारे पास, वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है हमारे पास। लोन में हैव टू बी टेकन आउट। हमारे पास क्या है भाई? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। पाकिस्तान क्या है भाई? गरीब कंट्री है। पाकिस्तान क्या है? एक गरीब मुल्क है, जिसकी वजह से हमें लोन लेके काम करना पड़ेगा। हमें लोन लेके काम करना पड़ेगा। हमें चाइना जैसी कंट्रीज से लोन लेके काम करना पड़ेगा। Then topography and our climate may hinder or make difficult the building of more pipelines और further exploration। देखो, पहली बात तो ना, हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, उसके बावजूद हम लोग लोन लेके काम कर रहे हैं। हम लोग कैसे काम कर रहे हैं? लोन लेके, कर्जा लेके किसी मुल्क से काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम ऑन ग्राउंड काम करने जाते हैं ना, तो हमें टोपोग्राफी बहुत बुरी मिलती है। हमें क्या मिलती है? टोपोग्राफी बहुत ज़्यादा बुरी मिलती है। क्या मतलब सर टोपोग्राफी बुरी मिलती है? टोपोग्राफी का बेटा मतलब होता है, देखो, ये उन एरियाज़ की मैं बात कर रहा हूँ जो आपके ख़ास तौर पे जहाँ पे माइनिंग वगैरह होती है ना, जहाँ पे रिजर्व मौजूद होते हैं, वो पहली बात तो आबादी से दूर होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, वहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है या तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे काम करना क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद वहाँ जो एरियाज़ जहाँ पे आपके मिनरल्स वगैरह मौजूद है ना, जहाँ पे गैस ऑयल मौजूद है, वो ज़्यादातर माउंटेनियस एरिया है। वो ज़्यादातर क्या है? माउंटेनियस एरिया, या कह लो माउंटेनियस रीजन है। मतलब वहाँ पे प्लेन एरिया नहीं है, वो आपका कह लो प्लेन्स नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे काम करना क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी हमने डिस्कस किया, पैसा है नहीं, लोन के ऊपर पैसा लेके काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब काम करने जाते हैं तो हमें इतनी बुरी जब टोपोग्राफी मिलती है ना, तो फिर उस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। उस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। ये नेक्स्ट पॉइंट के अंदर वही बात हो रही है। कॉस्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड बिल्डिंग ऑफ थर्मल पावर स्टेशन विल नॉट बी वैल्यू फॉर मनी, ठीक हो गया बेटा। फिर उसके बाद नॉट आइडियल लोकेशन फॉर बिल्डिंग फर्दर इंडस्ट्रीज। वही बात आ गई बेटा, टोपोग्राफी हमारे पास क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल नहीं है। अगर गैस आप कहीं से निकाल ले, ठीक है, उस एरिया की मतलब गैस का अगर कहीं रिजर्व निकला है ना, तो जब आप रिजर्व कहीं भी अगर आपको रिजर्व मिल गया तो उसी के साथ ही आपको इंडस्ट्री भी लगानी पड़ती है। उसी के साथ क्या लगानी पड़ती है? आपको इंडस्ट्री भी लगानी पड़ती है। तो हमारे पास ना सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ना हमारे पास टोपोग्राफी अच्छी है। तो समझ रहे हैं ना आप, रिजर्व वहीं पे ही निकलेगा ना। बुरी टोपोग्राफी और बुरी क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर ही रिजर्व मौजूद है ना, तो वहीं पे इंडस्ट्री भी लगेगी। तो इंडस्ट्री लगाना वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। इंडस्ट्री लगाना वहाँ पे या तो कह लो पॉसिबल नहीं होता या बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। समझ रहे हैं ना? ये सारे हमारे पास क्या है भाई? मसले मसाइल है। वहाँ पे पाइपलाइंस को देखो भाई, पहाड़ों के अंदर पाइपलाइंस को इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल है। पहाड़ों के अंदर पाइपलाइंस को इंस्टॉल करना क्या है? बहुत मुश्किल है, ठीक है। और वहाँ पे एक्सप्लोरेशन करना भी, गैस के रिजर्व्स को भी ढूंढना या ऑयल के रिजर्व को भी ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में काम करना आसान नहीं होता। ठीक हो गया बेटा। ये पूरा जो है वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, एक एक पर्सपेक्टिव को देख लिया, ठीक है बेटा। यहाँ जाके हम लोगों ने पूरे 5 ईयर के जो है वो पास पेपर कंप्लीट कर लिए हैं, मई जून 2023 से लेके मई जून 2019 तक। ठीक हो गया बेटा। कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है इसके अंदर जो कि मैंने आप लोगों को बीच में छुटवाया हो। बेटा ये सारी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ,
ठीक है, तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग बेटा प्लीज़ चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना सपोर्ट दिखाइएगा चैनल की तरफ, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, और जाते जाते आप लोगों ने अपना फीडबैक लाजमी देना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका फीडबैक जो है ना बेटा वो एज अ फ्यूल वर्क करता है और हमें मोटिवेट करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।